गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर दिख नहीं रहे। अरे यार, सामने तो हो, कहाँ अंतर्यामी हो गए। हमारे पास ऐसी कहाँ शक्ति है कि हम ना दिखे सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सबको को, गुड मॉर्निंग सर, है ना। सबको सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। ये प्रभात फेरी सुनी है क्या किसी ने? प्रभात फेरी, प्रभात फेरी सुबह गाँव में होती थी, अभी भी होती है ठीक है ना। तो जनरली हरिधुन बजती थी, हरिधुन काइंड ऑफ भक्ति संगीत बजते थे सर, गाँव में बजाते थे। एंड दे वेक अप द विलेज पीपल अर्ली इन द मॉर्निंग, होता था बिफोर सनराइज हो जाता था। ठीक है, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। वालेकुम सलाम सुमित। चलिए हम लोग 10 सेकंड में पानी की बोतल ले लेता हूँ। सब तकिया साथ में लेके बैठे तो ज़्यादा ठीक है। और पानी का हथियार तो सबसे बड़ा जरूरी हथियार है ना सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। चलिए सर। देखो वो तो पोएट्री थी सर, प्रभात फेरी काइंड ऑफ है ना, थोड़ी हरिधुन के साथ चलती थी। मतलब आई हैव सीन इन द विलेजेस जो सुबह गाँव वाले को जगाते भी थे, थोड़ी बातें भी करते थे। मतलब आप देखोगे तो कथा काइंड ऑफ होगी और बेसिकली थोड़ी म्यूजिक के साथ चलेंगे सर। ठीक है, हाँ, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जनरली सनराइज के पहले हो जाती थी। मतलब स्कूल में जो होती है वो तो अलग है सर। ठीक है, महादेव महादेव। अ, तांबे की बोतल पड़ी तो है सर, है ना। मैं बीच में पीता भी था तांबे की बोतल से, अभी लेके आना पड़ेगा सर। एक्चुअली एक दफा क्या हुआ कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म है ना, डायस, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ा था, उससे 2-3 दफा गिर गई वो, है ना बोतल। तो ये क्या प्लास्टिक की टपरवेयर वाली होती है, तो गिरती है तो टूटती नहीं है ना। तांबे वाली उसका थोड़ा शेप स्ट्रक्चर बदल गया सर। चलिए, मोस्ट वेलकम आदित्य आपको सेशन के अंदर, है ना। आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो ही आपको लिंकेजेस समझ में आएगी, क्योंकि हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं ना। चलिए सर, ठीक है ना। अ, हम लोग वापस आ जाते हैं, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर को देख लिया था। आज आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजन एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन के ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट से सीधे क्वेश्चन नहीं आते, पर आर्ट एंड क्राफ्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ता है कि भाई इनके पास एडवांसमेंट टेक्निक थी और इसी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी में आर्ट एंड क्राफ्ट का रोल आ जाएगा, समझ में आया आपको सर? ठीक है। सो व्हाटएवर वी सी इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके, वी फाइंड कि आर्ट एंड क्राफ्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर इनका व्यापार चलता था, हर चीज चलती थी। इसी हमको इनकी मटेरियल लाइफ के बारे में पता चलता है कि किन किन प्रकार की मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स इनके यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है ना। तो लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं वापस, थोड़ी डिक्लाइन थियरीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और डिक्लाइन थियरीज के तहत हो सके उतने टॉपिक्स को आज खत्म भी कर देंगे सर, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, मोस्ट प्रॉब्ली ये सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे सेशन का होगा, दैट इज रिलेटेड टू दी दिस पॉइंट। एंड इसी के अंदर से आपके सिलेबस के अंदर भी इन्होंने डाला हुआ है, वो डाला है कि सर्वाइवल सिग्निफिकेंस और डिक्लाइन एंड आर्ट आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर चले जाएंगे, सर्वाइवल कैसे हुआ उसको आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन ट्रेडिशन जो है ना, वो छोटे छोटे कल्चर्स, रीजनल कल्चर्स थे, जोरवे थे या गणेश्वर जो पूरा वाला था, खेतरी वाला था, तो इसके कंटिन्यूएशन में कल्चर्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, इसके पैरेलल में उसके ऊपर अलग से क्लास ले लेंगे। और मेगालिथिक के साथ उसको लिंक अप कर देंगे सर, क्योंकि मेगालिथिक साउथ में था, ये सब ऊपर वाले क्वेश्चन को छोटे मोटे एग्जिस्ट किया कर रहे थे सर, ठीक है। आर्किटेक्चर के ऊपर से क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, मतलब मैं कब से देख रहा था कि आर्किटेक्चर के रिलेटेड सीधा प्रश्न आ जाए, बट इनडायरेक्टली इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू कैन कोरिलेट विद योर आंसर्स, एंड जैसे आंसर कंप्लीट होंगे तो वैसे वैसे ही आपको चीजें भी समझ में आएगी सर, ठीक है ना। चलिए, तो वापिस चले जाते हैं हड़प्पीय सभ्यता के अंदर, है ना। तो मैंने बताया था कि फ्राइडे हमारा लास्ट क्लास होना चाहिए, और लग तो रहा है कि आज लास्ट क्लास है, सिवाय कि मेरी स्पीड कैसी रहती है। चलिए सर, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सर, है ना। सो व्हाट वाज डिस्कसिंग अबाउट, आपको हड़प्पीय सभ्यता के ऊपर चला गया सर, ठीक है ना। देखिए, कल हमने ये सब पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, वो है आर्ट एंड क्राफ्ट, सोशो रिलीजियस लाइफ एंड अल्टीमेटली द डिक्लाइन थियरीज, है ना। तो इनकी सोसाइटी हमको इनके आर्ट एंड क्राफ्ट से पता चलती है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी और रिलीजन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा स्क्रिप्ट के रिलेटेड इश्यूज बाकी है, तो स्क्रिप्ट से भी अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे सर, है ना, क्योंकि अभी आजकल क्या है, डायमेंशन बहुत बढ़ गया। आप पहले क्वेश्चन देखोगे ना, तो वही 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते थे कि भाई इसकी डिक्लाइन की बता दीजिए, इसके फीचर्स बता दीजिए, बट अब नई नई रिसर्च हो रही है कंटिन्यूअसली, तो अभी लेटेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर से क्वेश्चन निकाल देता है वो सर, ठीक है। क्योंकि दे वांट कि आप थोड़ा अपग्रेडेड रहो, है ना। तो आज से 40 साल पहले जो किताबें लिखी गई थी वो थोड़ी काइंड ऑफ है ना आउटडेटेड हो गई, उसमें जो व्यूज दिए गए हैं, जैसे 1950-60 में एक ही थियरी चलती थी कि इन्वेजन हो गया, इन्वेजन हो गया। अब आज बोल रहे हैं कि इन्वेजन की कोई एविडेंस उतना है नहीं सर, ठीक है ना। तो इसके कारण फिर क्या होता है कि चीजें बदल जाती हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन इसके रिलेटेड पता होना चाहिए। चलिए सर, ठीक है, वापस आ जाते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हमने इसकी पॉलिटिकल एंगल को देख लिया था, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन। हाँ, एल बच्चन की किताब क्योंकि बहुत पहले लिखी गई थी, 50-60 में लिखी गई थी, तो उनकी पॉइंट कल्चरल व्यू से थोड़ी ठीक होगी सर, ठीक है। बट अभी आप लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि काफी उसके अंदर एडिशन किया जा सकता है। खैर, हमने कल आर्थिक रूप से आपको चीजें बता दी थी ना, इकोनॉमी के ऊपर से, ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर से प्रीवियस का क्वेश्चन आया था सर, ठीक है। और ये प्रश्न आया था कि डिस्कस द ट्रेड, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सटेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, एंड डिस्क्राइब एनीवन इन डिटेल इन द साइट्स। मतलब ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, ये पीछे वाला छोड़ के अब पकड़ के चलो कि इतना वाला अगर आप समझोगे तो देके ना आस्क सर, ठीक है ना, कि ट्रेड, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सटेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विद इन आउटसाइड इंडिया, ओके। तो उसको पूछा जा सकता है अलग से। ये जो लास्ट लाइन है ना, डिस्क्राइब इन डिटेल एनीवन ऑफ द इंडियन साइट्स इन इंडिया, वो जमाना चला गया है कि कोई एक साइड के ऊपर डिस्कस कर दीजिए ना, तो गोलू मोलू वाले प्रश्न हो गए, तो दे आर नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट या दिस कैन बी आस्क्ड, और ये हमने कल डिस्कस कर दिया है ना, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, विद इन द सिविलाइजेशन एंड आउटसाइड, इंटर सिविलाइजेशन एंड इंट्रा सिविलाइजेशन सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स मैप, आप ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, छोटा सा एक स्टैम्प साइज का, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि एक स्टैम्प साइज का मैप बना दीजिएगा यूं करके, और फिर उसको आइडेंटिफाई करिएगा कि भाई ये लोग किस तरह से व्यापार कर रहे थे, है ना। तो कितना सा आपने मैक्स बना दिया, और फिर आप लिंकेजेस बता दोगे कि यहाँ यहाँ व्यापार हो रहा था इस तरह से सर, ठीक है। तो पहले तो क्या, पहले तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी ना साले, आप समझिए कि इतना
इतना नॉलेज जो था एक्सपांशन नहीं था, इतना रिसर्च नहीं था, तो उनके पास भी जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसी से क्वेश्चन सेट होते थे, समझे नहीं समझे, है ना। आज इतना सारा हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया है और फिर कंपटीशन भी वैसे बढ़ गया है, समझ में आया। तो पहले जो एग्जाम लेने का जो पॉइंट था और जो आपकी एप्टीट्यूड चेक की जाती थी उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग भी अलग एक ऑब्जेक्टिव देखी जाती थी सर, ठीक है, डायमेंशन इतने नहीं हुआ करते थे, है ना। बहुत सारी चीजें बदल गई ना, देखो समय के साथ चीजें अपग्रेड होती रहेगी और सिविल सर्विसेज तो बहुत डायनामिक है ना सर। हाँ, आज की तारीख में सिविल सर्विसेज आज से 25 साल पहले जो हुआ करती थी वैसे थोड़ी है सर, ठीक है। इवन आप 10 साल पहले कोई सिलेक्ट होता है ना, उससे कुछ सलाह मांगोगे ना, तो जेन्युइन टॉपर होगा या जेन्युइन कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी सर्विस में, कहेंगे कि यार बेटा कोई नए वाले से पूछ ले, मुझे मत पूछना, क्योंकि वो 5-10 साल पहले सिलेक्ट हुआ, उसमें से ट्रेंड बदल गया। एग्जैक्ट 10 साल 2011 में कोई सिलेक्ट हुआ, उसको बोलोगे ना कि सर मुझे हेल्प कर दो सिलेक्शन ये वो कैसे तैयारी करनी है, तो बेसिक बता देंगे, फिर कहेंगे कि यू आर समवन न्यू और यू गूगल इट आउट और रिसर्च कर देना, क्योंकि ऑल दो जेन्युइन पीपल नो दैट कि यार सिस्टम हैज चेंज, है ना, एवरी ईयर दे कीप ऑन इवॉल्विंग, ओके, तो कुछ ना कुछ नया निकाल लेता है सर। और जिनका पहली अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आया है, शायद आ सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में पीटी भी ना क्लियर हो सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, तो इसमें तो अच्छा लोगों की गेम करा दी इसने सर, चलिए सर, ठीक नहीं, ये रियलिटी है। बहुत से टॉपर ऐसे हैं, मतलब जो रेवेन्यू सर्विसेज में, पोस्टल सर्विसेज में, रेलवे सर्विसेज में, आदि इत्यादि लाइट सर्विसेज में जाते हैं, तो दे वांट टू अपग्रेड देयर रैंक, है ना। और होता ऐसा है कि भाई एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गई या बाकी सारा काम कर शुरू हो गया, आप पीटी भी नहीं क्लियर कर पाए, पीटी क्लियर कर दी तो मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे सर, हाँ। तो दिस इज हैपनिंग है। इसके लिए एक तगड़ा अटेम्प्ट दो, तगड़ा अटेम्प्ट समझ में आता है सर, है ना, कि एक आध साल मतलब जो तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो और फिर निपटाओ सर इसको, समझे नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास के अंदर इकोनॉमी का इनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत था, एंड बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी लेड टू द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी में ही आर्ट एंड क्राफ्ट आएगा। देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द हड़प्पन सर, ठीक है। इन्होंने अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई थी, पॉटरी बनाया था, आपको पता होगा, अलग अलग पेंट बेसिस के ऊपर से सर, ठीक है। सो वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पॉटरी, जैसे ब्लैक पेंटेड वेयर पॉटरी मिल जाती है आपको सर, है ना। तो लाल कलर की पॉटरी के ऊपर ब्लैक कलर के पेंटिंग्स दिख जाएंगे सर आपको, तो काफी इंटरेस्टिंग है। वी सी दैट इनके यहाँ पे व्हील मेड पॉटरी थी, क्योंकि पहले से चली आ रही है। बहुत ही रेयर केस में आपको हैंडमेड पॉटरी इनके अंदर से मिल जाएगी सर, ठीक है। पॉटरी के ऊपर अलग प्रकार की इमेजेस बनाते थे, जैसे आपके चाइकोलिथिक और न्योलिथिक पीरियड के अंदर भी मिल जाएगी सर, ठीक है। सो यू फाइंड कि एट टाइम्स इनके यहाँ पे पॉलिशिंग किया करने की कोशिश करेंगे। वील आल्सो सी इनके ऊपर अलग अलग प्रकार की वेजिटेशंस और ज्योमेट्रिक डिजाइन करेंगे सर, ठीक है। सो वी फाइंड मल्टीपल पॉटरी ट्रेडिशंस इनके ऊपर से मिल जाएंगे सर, ठीक है। और ये पॉटरी ट्रेडिशंस के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो दे मेड मल्टीपल आई वुड से डिशेस एज वेल, है ना। तो इन्होंने वॉश बेसिन्स बनाए हैं, इन्होंने वाज बनाया है, इन्होंने इंसेंस बनाया, अगरबत्ती को लगाने के लिए एक वो छोटा सा आपने देखा होगा काइंड ऑफ आजकल स्टील का आता है सर, है ना, एक प्लेटफॉर्म जैसा आता है, तो इन्होंने उसे पॉटरी का बनाया था, मतलब है ना। इससे पता चलता है, इस प्रकार का होता है कि इसके नीचे एक छोटा सा होल होगा, तो आप अगरबत्ती को फिट कर सकते हो उसके ऊपर से, स्टैंड होता है ना सर, ठीक है। तो काइंड ऑफ इंसेंस बर्नर का एक स्टैंड था, तो ये लोग शायद अगरबत्ती भी बनाई होगी उस तरह से। अगरबत्ती मतलब काइंड ऑफ ऐसी चीज बनाई होगी जो इसके ऊपर रख सकते हैं सर, ठीक है। विल आल्सो फाइंड कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल इमेजेस आपको दिख जाएंगे, एनिमल्स के इमेजेस मिल जाएंगे, और काफी लोगों का मानना है कि ये एनिमल्स के इमेजेस जो है वो मूल तरह से या कोई नेचुरल इमेजेस जो है वो मूल तरह से सम काइंड ऑफ रिलीजियन सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं सर, ठीक है। अब इनकी पॉटरी के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की डिजाइन दिखेगी, तो है ना, किसी के ऊपर पॉलीक्रोमिक किया गया है, काइंड ऑफ ग्लेसिंग किया गया है, कुछ कुछ परफोरेटेड है, कुछ कुछ नॉट नॉट का मतलब होता है बेसिकली उसके ऊपर गांठ मारी हुई है, मतलब काइंड ऑफ उसके ऊपर इस प्रकार की वो क्या कहते हैं हार्ड, ये दिख जाएगा सर, है ना, ये नॉप पॉटरी है सर, दिस इज काइंड ऑफ नॉप पॉटरी। तो इस तरह की आपकी चीजें दिख जाती है, परफोरेटेड पॉटरी दिखती है सर, है ना। तो काइंड ऑफ आप देखोगे ग्लेजिंग पॉलीक्रोमेटेड पॉटरी का आपको डिजाइन दिख जाएगा। ब्लैक एंड रेड वेयर इसके अंदर सबसे कॉमन था। ब्लैक एंड रेड वेयर कॉमन होने का मतलब यही है कि लाल कलर की पॉटरी है बट उसके ऊपर ब्लैक कलर की डिजाइन। आप देखो ये कौवे वाली स्टोरी दिख रही है ना, सब पर काला कौवा बैठा काय काय करता रहता है, तो ये काय काय करने वाली कहानी मिल जाएगी। इसमें आपको ज़ेबू दिख जाता है, यू विल फाइंड, यस, इसमें पंचतंत्र की कहानी लिखी गई है सर, ठीक है। सो विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग विद द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र आप देखिए तो एंशिएंट इंडिया के अंदर समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड बहुत पॉपुलर होती है सर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स के ऊपर से हम लोग कहते हैं कि इनकी यूटिलिटेटेड कैरेक्टर्स थी, मल्टीपल वे ऑफ पॉटरी इन्होंने यूज की थी। अब देखो पॉटरी में रीजनल वेरिएशंस आपको बहुत दिखेंगे सर, ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम था जब बहुत सारी पॉटरीज या बहुत सारे कल्चर्स जो थे कंटेम्परेरी टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे, हड़प्पन के इनके साथ लेना देना था। अब गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर खास करके रीजनल कल्चर्स बहुत थे, रंगपुर रोजरी वाले रीजन में नीचे की तरफ, या राजस्थान में गणेश और हाल जो पूरा सा, ठीक है ना। तो वहां के कल्चर्स के साथ इनके इंटरेक्शन के कारण इनकी पॉटरी में रीजनल स्पिरिट भी दिख जाएगी, मतलब जहां जो स्थानीय कल्चर चल रहा था उनसे भी इनकी पॉटरी आपको मोटिवेटेड दिखती है सर, ठीक है। तो ये भी पॉटरी के ट्रेडिशंस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको दिखेगा। तो पॉटरी ट्रेडिशंस इनके ऊपर स्पेसिफिकली नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए हैं सर, पर एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो एक ट्रेडिशन है और बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिजन का ग्रुप उभर के आया होगा जिसका काम एक्सक्लूसिवली क्या है, पॉटरी करना है। अब देखिए इससे हमको ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी पता चलता है सर, ठीक है ना, कि लोग किस किस प्रकार के व्यापार करते थे और किस किस प्रकार का काम करते थे सर। ये जो परफोरेटेड पॉटरी है ये आपको ड्रेनेज लाइंस के ऊपर भी दिख जाती है और कुछ कुछ घरों में भी दिखती है। अब ड्रेनेज लाइंस में जो परफोरेटेड पॉटरी दिखती है दे माइट बी यूज्ड टू क्लीन अप द ड्रेनेज, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि जो गटर चल रही है उसको साफ करने के लिए सर, ठीक है। और विद इन द हाउस दिख रहा है, मतलब ये है कि कुछ कुछ चीजें इन्होंने बनाई होगी फर्मेंटेशन के रूप में सर, ठीक है ना। तो शायद तक इनको मिल्क की प्रोडक्ट्स बनाते थे सर, है ना, तो माइट बी पॉसिबिलिटी उसको फिल्टर करना होगा, है ना, उसके अंदर आप थोड़ा फर्मेंट कर दो तो दही बन जाएगा, पनीर बन जाएगा सर, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबिलिटी ये भी बनाया होगा और कुछ चीजें भी इन्होंने फर्मेंट की होगी, शौक बड़ी चीज है, चलिए सर, ठीक है। दूसरे इनके आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आएंगे आपके सील्स। अब देखिए सील्स की कहानी क्या है, वी सी ऐसे छोटे 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 2 इंच बाय 2 इंच के आपको सील्स मिल जाएंगे सर, ठीक है। ये सील्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, याद रखिएगा कि हड़प्पन सील्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इनके बेसिस के ऊपर से वी कम टू नो दैट इनके यहाँ पे किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती थी, रिलीजियस एक्टिविटी चलती थी, है ना। तो सामान्य रूप से ये सील्स है ना स्टीएटाइट से बने हुए हैं और स्टीएटाइट के साथ साथ आपको एट टाइम्स अदर मटेरियल्स भी मिल जाएंगे सर, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली अकेला स्टीएटाइट था, ये याद रखिएगा सर, ठीक है। मूल तरह से इनके सील्स आपको सामान्य 2 इंच बाय 2 इंच के ही दिखेंगे, पर कभी-कभी आपको रेक्टेंगुलर सील्स भी दिख जाते हैं सर, ठीक है। अब ये सील्स के बेसिस के ऊपर अलग-अलग हाइपोथेसिस अभी मैं थोड़ी देर के बताता हूं कि इनके कहां बेसिस डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, ये सील्स का अलग-अलग प्रकार का उपयोग हो रहा था सर, ठीक है ना। तो ये उपयोग के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करो, एक रिलीजियस इसका डायमेंशन था सर, है ना, कि ये धर्म के आधारित था, इसे टोटेमिक के रूप में भी कहा जाता है कि एक विशेष संप्रदाय के आधारित थे, ठीक है। कुछ आप कहते हो कि एज अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट था, या मैं कहूंगा कि एक कला का प्रकार के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। किसी ने कहा कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स में भी यूज होते होंगे, क्यों, क्योंकि इसके एविडेंसेस हमको कहां मिले हैं, वी हैव फाइंड इन द फॉर्म ऑफ मेसोपोटामिया एज वेल, है ना। तो ये जो यूनिकॉर्न का सील है इसके तो 2-3 एविडेंसेस हमको मेसोपोटामिया के अंदर भी मिले हुए हैं सर, ठीक है। तो ये भी कंसिडरेशन हो सकती है, या इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन हमको मिल जाएगा क्योंकि लोगों को पढ़ाना था, तो ये सील्स के द्वारा पिक्टोग्राफिक डिजाइन करके इन्होंने एक व्यवस्था करने की कोशिश की थी सर, ठीक है। तो वी फाइंड कि ये सील्स आपको नॉर्मली स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में दिखते हैं, कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको फॉरेन के एविडेंसेस दिखेंगे जहां पे राउंड सील्स भी मिल जाएंगे सर, ठीक है। थोड़ी बहुत लस्ट्रस होती है, इसके ऊपर भी पॉलिशिंग करने की कोशिश की और सील्स के ऊपर आपको इंस्क्रिप्शंस दिखते हैं सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो वी सी दैट इसमें
इसमें बहुत सारे आपको एविडेंसेस दिखेंगे, इसमें जानवर दिख जाएंगे, बहुत सारे जानवर आप जैसे पशुपति सील आपने पढ़ा होगा कि पशुपति सील है इसको मार्शल बेसिकली प्रोटोशिवा के रूप में कंसीडर करता है कि भाई ये जो है ये शिव जी है सर, ठीक है। पशुपति पशुपति का मतलब है कि पशुओं का पति, सो द लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स के रूप में कंसीडर किया गया। तो शिवा का एक अवतार भी है ना सर, आदियोगी के साथ साथ पशुपात अवतार। तो कहा गया है कि ये जो सील है इसके अंदर बहुत सारे जानवर को हाईलाइट किया गया है ना। तो आपको यहाँ पे डियर दिखते हैं सर, है ना। तो उस टाइम पे डियर को खतरा नहीं होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे दिख जाते हैं सर, ठीक है। यहाँ जेबू है, फिर राइनो है, फिर आपको एलिफेंट दिख जाता है सर, है ना। तो काइंड ऑफ आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स दिखेंगे सर, ठीक है। यू फाइंड टाइगर ओवर हियर सर, ठीक है। आपको ऊपर आपको एक ह्यूमन इमेज दिख रही है, साथ ही यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मछली दिख रही है सर, ठीक है। और योगिक मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं। तो 1, 2 और 3 इनके 3 अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं ना। तो शिव जी के भी आपको भैरव दिखेगा और फिर क्या कहते हैं अर्धनारेश्वर रूप दिखेगा और बेसिकली आदियोगी के रूप के अंदर भी मिल जाते हैं सर, ठीक है। अब ये जो सील्स लाइक ह्यूमन फिगरीन है वो कुछ कुछ पॉटरी के ऊपर मिलते हैं, 100% नहीं मिलते, बट ये सिमिलर टू दैट वी आल्सो फाइंड इन द पॉटरी ट्रेडिशंस एज वेल सर। खैर, तो आपको ये चीज आपको पता चलती है। इनफैक्ट ये सील्स का महत्व मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग प्रकार से हो सकता है। आइडेंटिटी के लिए भी होता होगा कि ये समुदाय का मेरा है, या आई बिलोंग टू दिस सो सील कम्युनिटी है, मैं हाथी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं यूनिकॉर्न कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। ये भी हो सकता है सर, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, रिलीजन के लिए भी हो सकता है सर, ठीक है। अब देखिए ये सील्स के ऊपर से हम 3-4 चीजें देखेंगे एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, है ना। सील्स को हम पहले स्टडी करेंगे कि उसमें इंस्क्रिप्शंस क्या क्या है और कौन सी स्क्रिप्ट डोमिनेट कर रही है और कौन सा सिंबल डोमिनेट कर रहा है सर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सिंबल आइडेंटिफिकेशन वी आर एबल टू सी कि ये कौन सी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी का मतलब है कि क्लैन बेस्ड, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि इनके जो पॉलिटिकल रूलर्स थे इन्होंने शायद बेसिकली ये सील्स इशू किए होंगे। तो हड़प्पा वालों ने कुछ सील्स इशू किए, कुछ मोहनजोदड़ो ने किए सर, ठीक है ना। और इन्हीं बेसिस के ऊपर वी सी दैट ये सील्स का डेवलपमेंट है सर, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आपको हो सकता है एजुकेशन, रिलीजन। अब ये सील्स का जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि कहां से वो थोड़े घिसे हुए वन आउट होता है ना, मतलब वियर एंड टियर हो गया। तो कुछ कुछ सील्स आप देखिए ना, तो ओरिजिनल ऐसे साइज में दिखेंगे नहीं। जैसे ये वाला आप देखोगे तो यहाँ से टूटा हुआ है एक्चुअली। आप पशुपति सील ओरिजिनल देखोगे ना, ये तो बनवाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइन से ना। तो जो एक सील पशुपति का मिला है वो टूटा हुआ है, तो वो चीज दर्शाता है कि यहाँ कुछ वियर एंड टियर के कारण या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के कारण बेसिकली वो टूट गए होंगे। जैसे ये हाथी का सील देख लीजिए तो उसकी एजेस आपको दिख जाएगी कि वो थोड़ी बहुत घिसी हुई है, राइट सर, ठीक है। सो दिस थिंग शोज द सर्कुलेशन ऑफ द सील्स, है ना, कि इसका सर्कुलेशन कितना हुआ होगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में पास ऑन करते 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 ओरिजिनल शेप साइज से थोड़ा डिफर हो गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो मॉनिटरी एविडेंसेस के लिए इसके लिए तो लोग कंसीडर करते हैं कि शायद तक इसके व्यापार के रूप में यूज होता होगा। दिस इज द प्राइम रीजन बिहाइंड दैट। क्या इसके अंदर और भी आपको सील्स के अंदर एविडेंसेस मिलते हैं। ये स्टेटाइट करके मटेरियल आता है, बेसिकली रिवर के अंदर जो पत्थर होता है ना सर, जनरली रिवराइन, वहां से हमको पता चलेगा कि ये सील्स बनते थे सर, ठीक है। सॉफ्ट स्टोन होते हैं बहुत ही काइंड ऑफ। चलिए सर, ठीक है। तो इट्स इजी टू कट आउट एंड इसका भारत के अंदर, भारत के बाहर भी हमको एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि वी डू गेट एविडेंसेस इन बोथ द एरियाज, ओके। तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स दिखेंगे ऐसे तो स्टेटाइट ही है, पर स्टेटाइट के अलावा भी अदर मटेरियल्स के भी सील्स मिल जाते हैं। अब ये चीज दर्शाता है कि यहाँ पे आर्टिजन्स का एक अलग से आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट है और ये चांदूर और बालाकोट जैसी जगह तो शील मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हुआ करती थी सर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और इसी सील्स के ऊपर से हमको स्क्रिप्ट भी मिलती है। अब याद रखिएगा इन्होंने गोल्ड एंड आइवरी के ऊपर भी कास्टिंग किया था। अब देखिए ये आइवरी के ऊपर इंस्क्रिप्शन इस प्रकार के बनाने और गोल्ड के ऊपर बनाना इतने छोटे से अंदर सर, ठीक है। ये चीज दर्शाया है कि इनके पास काफी सारी एक्सपर्टाइज थी आर्ट एंड क्राफ्ट की सर। तो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन में कुछ लोग प्रिसिशन बेस्ड काम किया करते थे सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये भी क्राफ्टमैनशिप को दर्शाता है। तो वी कैन सी एंड राइट अबाउट द क्राफ्टमैनशिप बेस्ड ऑन द शिल्ड, है ना, कि भाई दे वर द एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन्स। तो एक स्किल्ड सभ्यता के रूप में ये दर्शाता है सर, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी में हम लोग देख सकते हैं स्किल्ड कम्युनिटी यहाँ पे हुआ करती थी और स्किल्ड वर्कर्स के एविडेंसेस हमको यहाँ से मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर एक पॉइंट ये भी ऐड आ सकता है। अब ये सील्स के ऊपर से सबसे ज्यादा हमको जो जानकारी मिली है वो है स्क्रिप्ट की जानकारी सर, ठीक है ना। क्योंकि हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है वो मैक्सिमम सील्स के ऊपर है, फिर पॉटरी के ऊपर है, फिर कॉपर के आपको बहुत सारे एमुलेट्स है उसके ऊपर भी मिल जाती है। तो अदर देन सील्स वी आल्सो गेट एविडेंसेस ऑफ द कॉपर एमुलेट्स। ये जो कॉपर के एमुलेट्स है ना सर, ठीक है। तो ये छोटे 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 ताबीज है, ये ताबीज के ऊपर भी हमको पता चलती है टैबलेट्स के रूप में इनफैक्ट, है ना, जहां पे इनकी स्क्रिप्ट को हाईलाइट किया। और जैसे हड़प्पा के सील्स बने थे वैसे ही कॉपर के टैबलेट्स भी आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस ऑन बोथ द साइड और एट टाइम्स ऑन द वन साइड, बट वी फाइंड कि इनका भी एक रिलीजन या रिचुअलिस्टिक पर्पस यहाँ पे हुआ करता था सर, ठीक है। तो ये ताबीज के रूप में पहनते थे इस प्रकार का लटका के सर, है ना। और फिर कोई भूत आता था तो उसको बोलेंगे कि आलतू आलतू आई बोला को टालतू सर, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन होगी, हाथ हाथ में पहनते होगे। इनफैक्ट आपने ये जो थानोस की कल मूर्ति देखी थी ना, आज हम लोग थानोस को भी 5 मिनट में पढ़ते हैं सर, ठीक है। तो ये जो थानोस है इसने भी एमुलेट ही पहना हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे सर, है ना। ये गोल एमुलेट पहना हुआ है, काइंड ऑफ ताबीज जैसा ही पहना हुआ है इसने सर, है ना। तो ये तो क्या मूर्ति के अंदर है, इसके उभर के बाहर नहीं आ रहा है कि कॉपर है सर, बट माइंड ऑफ यस काइंड ऑफ इनफैक्ट ना टिकी जैसा पहना हुआ है, उसने एमुलेट जैसा पहना। टिकी जनरली तो क्या ज्वेलरी में पहनते हैं ना। चलिए सर, ठीक है। तो ये एक तो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इनकी स्क्रिप्ट बहुत प्रोमिनेंट है। अब देखिए स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर नहीं हो पाई। तो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट 10 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर देखिए कि इसको लेके क्या क्या चीजें समझ में आ रही है सर, ठीक है। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड ऑन व्हाट बेसिस वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, ओके। तो स्क्रिप्ट के ऊपर से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अभी कम है क्योंकि डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं। अब स्क्रिप्ट के ऊपर काफी लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं सर, ठीक है ना। तो टोटल ये पिक्टोग्राफिक है, इसको लोगोसिल्बिक स्क्रिप्ट के रूप में भी पहचानते हैं सर, है ना। तो वी सी दैट यहाँ की जो स्किल्स है और यहाँ की जो लैंग्वेज है इनका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिल जाएगा। प्लीज रिमेंबर कि हड़प्पा के यहाँ पे इनफैक्ट जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी इन्हीं के ऊपर से इनकी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ है सर, ठीक है। और लैंग्वेजेस ऐसा कहते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती थी पर स्क्रिप्ट जो है वो शायद तक एक ही रह गई है सर, ठीक है। अब जैसे भारत के अंदर भी ऐसा आपको दिख जाएगा सर, है ना, भाषा बहुत सारी बोलते हैं पर स्क्रिप्ट काफी सारी आपको लिमिटेड मिलती है, मेनी लैंग्वेजेस जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है। तो हड़प्पन के साथ भी यही हुआ होगा सर, ठीक है। तो इनके यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट को जो सील्स के ऊपर मिले हैं और बाकी सारी चीजों के ऊपर भी मिल जाते हैं, कॉपर के ऊपर मिलते हैं, पॉटरी के ऊपर मिलते हैं, कुछ कुछ इनके ब्रॉन्ज के खिलौने हैं इसके ऊपर मिल जाती है सर, ठीक है। तो इस प्रकार की सील्स आपको इसके अंदर से मिलेगी। देखिए खासियत क्या है सर, ठीक है। लोग कहते हैं कि इनकी जो सील्स है वो लोगोसिल्बिक सील्स के रूप में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। लोगोसिल्बिक का मतलब ये है कि इनके जो सिंबल्स हुआ करते थे ना वो एक शब्द को दर्शाते हैं, दे सिग्निफाई सम काइंड ऑफ वर्ड ओनली सर, ठीक है। एंड वी सी दैट सामान्य रूप से ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और कभी कभी केस में आपको लेफ्ट टू राइट भी दिख जाएगी सर, ठीक है। तो इनके सील्स को जब स्टडी किया ना तो आइडेंटिफाई किया गया कि ये पिक्टोग्राफिक है। क्यों है? क्योंकि एक मछली जो है सर, मैंने आपको अभी बताया था ना, मछली के आपको एविडेंसेस दिख जाएंगे सर, ठीक है। तो ये जो मछली है ये मछली बीच बीच में आपको दिख जाएगी, तो एक सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा सर, ठीक है। तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ मीनिंग बिहाइंड दैट। ऐसे तो बहुत सारी साइंस हमको मिली है, बट पहले आप देखोगे तो 40 एक साइंस बेसिक साइंस है, फिर उसमें से वो है ना डिफर की गई है। मतलब यू विल सी दैट मल्टीपल अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस यहाँ पे दिख जाएंगे जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर से बन गया है सर, ठीक है। अब किसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है सर, ठीक है। तो लोगों ने अपने अपने इनफैक्ट है ना अपना ओपिनियन देने की शुरुआत की। अब एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है जो कहता है कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेज को दर्शाता है सर, ठीक है। बट इंडो आर्यन में तो संस्कृत आती थी या इसके पहले की भाषा हुआ करती थी सर, वो तो दिख नहीं रही है सर, है ना। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ये द्रविडियन स्क्रिप्ट है, पर द्रविडियन स्क्रिप्ट में भी हमको डिसिफर नहीं हो पा रहा है सर, ठीक है। फिर किसी ने
कहा कि ये मूल तरह से बेसिकली वैदिक लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज का ओरिजिन है उसका डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। किसी ने कहा कि ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, तो यू फाइंड मल्टीपल ओपिनियन मेकर्स जो अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि ये सील्स कितनी इनफैक्ट लैंग्वेज को दर्शाते हैं सर, ठीक है। पर ये लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया। इनफैक्ट खाली उतना पता चला है कि इसको कैसे लिखा जाता था। तो इसको लिखने के अंदर हमको क्या दिखेगा, यू फाइंड बूस्ट ऑफ हिडन वे ऑफ राइटिंग। बूस्ट ऑफ हिडन का मतलब क्या है कि जिगजैग वे के अंदर आपको लिखा जाता है। पहले लाइन यूं लिखते थे, फिर यूं लिखते थे, फिर यूं लिखते थे, फिर आपको यूं दिख जाएगा सर, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको राइटिंग स्किल्स दिखती है, बट अदर देन दिस वी आर नॉट एबल टू डिसिफर कि लिखा क्या है सर, ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है सर, ठीक है। आप लोग कहते थे, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो सील्स है या इनकी जो स्क्रिप्ट है ये पूरे भारत के अंदर मिलती है जहां जहां हड़प्पन सभ्यता है, एंड इट शो सम काइंड ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। द इशू इज कि ये जो आपके स्क्रिप्ट वाले एविडेंसेस मिले हैं उसमें से मेजॉरिटी मटेरियल आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिलता है, ठीक है। सो वी सी दैट इफ मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल्स हैविंग द स्क्रिप्ट इज फाउंड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, मतलब दे वर द टू अर्बन सेंटर्स जहां पे लिटरेचर या मैं कहूंगा कि पढ़े लिखे लोग रहते होंगे सर, है ना। तो इसके लिए काफी लोग कहते हैं कि एलीट क्लास के द्वारा इशू किया होगा और उन्हीं के लिए ये काम में आता होगा, बाकी किसी के लिए काम में नहीं आया होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है वो कुछ गिने चुने विस्तारों के अंदर ही मिल रही है, बाकी एक दो जगह के ऊपर सिंगल सिंगल सील्स मिल गए सर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, या ट्विन कैपिटल की थियरी भी इसके साथ आप लिंक अप कर सकते हो। दूसरी इशू ये है कि ये सिल्क सेंस को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर सिटी के अंदर आप इतनी बड़ी मात्रा के अंदर स्क्रिप्ट की अवेलेबिलिटी हो रही है, कॉपर कैबलेट्स के ऊपर हो रही है या पॉटरी के ऊपर हो रही है, सील्स के ऊपर हो रही है, तो दिस शोज की सम काइंड ऑफ एविडेंस है कि जो सिविक सेंस का डेवलपमेंट हुआ था, काइंड ऑफ हम लोग कहते हैं नगर पालिका जैसा जो लोगों के लिए पढ़ने के लिए थी सर, ठीक है ना। तो धोलावीरा के अंदर भी हमको एविडेंसेस मिले। धोलावीरा ऑलरेडी आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है सर, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट होते हैं। अब ये सील्स का जब एनालिसिस किया गया तो आपको तीन चार चीजें मिली सर, ठीक है। पहली चीज मिल रही है कि सील्स के अंदर जो लेफ्ट साइड के अंदर जो अक्षर है वो थोड़े क्रैम्प किए गए। क्रैम्प करने का मतलब है कि उसको है ना खिचड़ी में कर दिया गया, मतलब कभी कभी मेरे साथ भी ये हो जाता है सर, ठीक है। सो यू फाइंड कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाली पोर्शन है तो इसको थोड़ा इन्होंने है ना भरा दिया है। तो आप जब लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो फिर यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, यहाँ की खिचड़ी कर दी सर आपने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस दिखेगी या दोनों साइड के अंदर सर आपको ये मिल जाएगा। जनरली लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ज्यादा मिला है सर, ठीक है। तो इनके राइटिंग स्टाइल से ऊपर से हमको पता चलता है सर, ठीक है। अलग अलग प्रकार की क्राफ्टमैनशिप को दर्शाया गया है। बट सील्स इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? दे आर फाउंड ओनली एट लिमिटेड प्लेसेस, मतलब ओनली फ्यू पीपल हैड द एक्सेस टू सील्स, ओनली फ्यू पीपल हैड द यूज ऑफ सील्स। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो आपको जो प्रश्न पूछा गया था कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में सील्स का आइडेंटिफिकेशन करिए और बताइए कि सील्स का इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना, हड़प्पा को समझने के लिए। तो वी सी दैट इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में आप ये पॉइंट इसके अंदर से लिख सकते हो। इनफैक्ट आपको मोटिव दिख जाएंगे। धोलावीरा के अंदर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिसमें 22 साइंस को एक साथ इंक्लूड किया गया। बाकी सामान्य कोई भी सील होगा या कोई भी स्क्रिप्ट होगी उसमें 5 के आसपास यहाँ पे आपको साइन दिखती है। ये बूस्ट ऑफ हिडन है। पहली लाइन यूं लिखी जाएगी, दूसरी लाइन यूं लिखी जाएगी, फिर तीसरी लाइन यूं लिखी जाएगी, चौथी लाइन यूं। इसको बूस्ट ऑफ हिडन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे खेत के अंदर बुल चलता है या ट्रैक्टर चलता है ना जिगजैग वे के अंदर जब हल चलाने के लिए सर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस आपको हड़प्पा के सील्स के अंदर भी मिलती है। बेस्ट पार्ट ये है कि अभी डिसिफर नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, होने से पहले एग्जाम पास कर दीजिए, अच्छा रहेगा सर, ठीक है। अब समझिए कि ये स्क्रिप्ट आपको कहां-कहां मिल जाती है। We come to know the script is found in the pottery objects, in the I would say seals, in the copper tablets as well sir, ठीक है। अब देखिए इनके राइटिंग को जब हमने एनालिसिस किया तो तीन चार चीजें पता चलती है कि एक तो इनफैक्ट यहाँ पे जो पॉटरी के ऊपर इन्होंने जो राइटिंग किया है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी दर्शाता है। तो जिसका भी ये सील होगा, जिसकी भी पॉटरी होगी, जिसके भी इंस्क्रिप्शन होंगे, वो उसकी मालिकी है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ये स्टेटस को भी दर्शाने की कोशिश करता है। कुछ कुछ जगह के ऊपर हड़प्पा की स्क्रिप्ट आपको ज्वेलरी के ऊपर भी मिलेगी ना, गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर मिल जाती है या कुछ टूल्स के ऊपर मिल जाएंगी, हड्डियों के ऊपर मिल जाती है सर, ठीक है। तो ये भी काफी प्रोमिनेंट है। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट खाली एक दो जगह के ऊपर ही मिलती है। स्क्रिप्ट कैन बी फाउंड इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड बिग ऑब्जेक्ट्स एज वेल। व्हेन द स्क्रिप्ट इज फाउंड इन द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स दिस थिंग शोस कि इनके यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप काफी अच्छी थी, क्योंकि छोटे से कॉपर के टैबलेट्स के ऊपर आप इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस कर रहे हो, आपको ऐसे दिखता भी नहीं है सर, ठीक है। तो ये वहाँ पे बारीकी से काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट इन्होंने जो पॉटरी बनाई है सर, है ना, ये पॉटरी के अंदर से आपको सील्स ये स्क्रिप्ट दिख जाएगी। और ये स्क्रिप्ट जनरली आप देखोगे ना तो थोड़ा गर्म करके उसको लगाया करते थे, तो उसको फायरिंग करते हैं सर, ठीक है ना। तो थोड़ा भट्टे में तपा के उसको बनाते थे सर। तो इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस भी हमको मिल जाते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, नॉलेज हमको मिलते हैं, स्टेटस ऑफ द पीपल पता चलता है, क्लैन के बारे में पता चलता है सर, ठीक है। तो ये काफी सारी इंटरेस्टिंग पार्ट हमको मिलेगी। अब देखो स्क्रिप्ट ऑन ज्वेलरी एंड पॉटरी कैन इंडिकेट लिटरेसी इन द लोअर क्लास। हाँ, लोअर क्लास में, बट द इशू इज कि दे आर फाउंड ओनली इन 2 ऑफ द मेजर सेटलमेंट्स। आउट ऑफ टोटल अगर 100 ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, 100 में से 87 ऑब्जेक्ट्स तो खाली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिल गए। ये तारण अभी निकाला गया है, उपिंदर सिंह ने लिखा है इनके बारे में सर, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि भाई अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का जब देखते हैं और कहते हैं कि यूज लिटरेसी बेस्ड था, लिटरेसी बेस्ड तब होगा जब सब जगह के ऊपर स्क्रिप्ट मिलती है और सब जगह के ऊपर इक्वल क्वांटिटी के आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं सर, ठीक है। सो जो स्क्रिप्ट बेस्ड आर्टिफैक्ट है जहां पे ये लिपि लिखी गई है और उसके जो खिलौने हैं या जो भी एविडेंस है, दे आर फाउंड ओनली इन सम प्लेसेस ओनली सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड द लिमिटेशंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट एज वेल। खैर, तो काफी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से दिखेगी। ये स्क्रिप्ट के ऊपर से अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि वी कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द स्क्रिप्ट एंड हाउ दे हेल्प अस, और द सील्स के ऊपर से आ सकता है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब होता क्या है कि हड़प्पा के यहाँ पे ये होगा कि 1800 तक आता है ये स्क्रिप्ट भी भूल जाएंगे। तो अभी मैं डिक्लाइन थियरी पे आता हूँ कि ये गजनी क्यों बन गए सर, है ना। स्क्रिप्ट लिखना भूल गया अचानक से कम्युनिटी सर, समझ में आया कि नहीं आया? इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए, स्क्रिप्ट का उपयोग सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर हुआ था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो स्क्रिप्ट के एविडेंसेस मिले हैं, मेजर एविडेंसेस आर फाउंड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो 1800 तक आते आते हमको क्या दिखेगा बीसी कि जब स्क्रिप्ट का उपयोग कम होगा तो यही दो सेंटेंस में कम होगा। अब लोग कहते हैं कि गुजरात में स्क्रिप्ट का उपयोग कम हो गया, पर गुजरात में तो पहले भी नहीं होता था। इवन इन द मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द रीजनल आई वुड से कंटेम्परेरी कल्चर्स और इवन विद इन द सिविलाइजेशन देयर वर वेरी फ्यू साइट्स जहां पे आपको एविडेंसेस मिले हैं, जैसे लोथल में मिल गए हैं, कालीबंगा में राखी गढ़ी, पर उसमें जो स्क्रिप्ट के एविडेंसेस है उसमें एक दो आर्टिफैक्ट मिलते हैं या दो चार मिल जाएंगे सर, समझे नहीं समझे। तो जो जो सैकड़ों मात्रा में वो कहते हैं ना कि जत्थाबंद थोकबंद है ना, काइंड ऑफ होर्डिंग के आपको रूप में मिलेगा सर, ठीक है। वो तो मिला नहीं है सर, ठीक है। अब धोलावीरा में भी यही है कि एक बड़ा साइन बोर्ड मिलना और उसके कंटेम्परेरी पीरियड में आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिलना, तो इट शो सम काइंड ऑफ आई वुड से कंसंट्रेशन ऑफ द लिटरेसी साइड लोकेटेड ऑन द टू सेंटर्स ओनली। और यही दो सेंटर्स में राइटिंग के एविडेंसेस सबसे पहले गायब हुए, क्योंकि बाकी सारे सेंटर्स में तो पहले भी नहीं थे। तो इनके यहाँ पे गायब होने का कोई प्रश्न था नहीं, समझ में आया कि नहीं आया आपको सर, ठीक है। तो अभी हम लोग डिक्लाइन में देखेंगे कि वहां लिखा जाएगा द अबंडनिंग ऑफ द टाउन प्लानिंग एंड द स्टॉपिंग ऑफ द यूज ऑफ द स्क्रिप्ट, है ना। तो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों ने स्क्रिप्ट यूज करना बंद कर दिया, पर वो स्क्रिप्ट तो वही दो जगह के ऊपर पहले यूज किया करते थे सर, सब जगह पे तो करते भी नहीं थे, समझ में आया आपको सर, ठीक है। बट या स्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टूड एंड वंस द स्क्रिप्ट कैन बी डिसिफर्ड वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज वेल, और पूरी चीजें भी बदल सकती है। बट आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें हैं, और ये सील बेस्ड स्क्रिप्ट ज्यादा है सर, ठीक है, क्योंकि सील्स के ऊपर ही ज्यादा इंस्क्रिप्शंस मिले। बाकी सारी चीजों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस मिले लिमिटेड है। सील्स के ऊपर से आपको प्रॉपर पता चलता है कि हाउ दे आर एबल टू
लाइक नो रिफ्लेक्ट द सोशो पॉलिटिकल एंड आई वुड से ऑल्सो दी जूलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स एज वेल, है ना। तो उसमें जानवर भी आ जाते हैं, एनवायरमेंट भी आ रहा है, पीपल ट्री आया है सर, ठीक है। म्यूजिक के सील्स मिले, बोट के सील्स मिले, इकोनॉमिक मैंने आपको कल क्लास के अंदर बताया था कि यहाँ पे आपको बोट के सील्स मिले हैं, सो यू गेट दी सील्स ऑफ द बोट एज वेल, है ना। तो काफी सारी चीजें हमको मिल जाती है, ये रहा सर, ठीक है ना। और ये सील्स के बेसिस के ऊपर से इनकी जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं किसने यूज की थी, इनके द्वारा भी यूज की गई थी। मेसोपोटामिया वाले रीजन में भी इनकी स्क्रिप्ट पॉपुलर होती है सर, ठीक है। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस मैंने आपको कल बताया था। बूस्टोफिडन का मतलब होता है बुल लाइक, बुल लाइक का मतलब जो बैल चलता है ना बेटा यहाँ खेत के अंदर, वो जिगजैग चलता है, हमेशा यूं चलता है, यूं चलता है, यूं चलता है, उसकी डायरेक्शन यूं चलती है। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट भी ऐसी हुआ करती थी। तो पहली लाइन यूं लिखते थे, फिर दूसरी लाइन यूं लिखते थे, फिर तीसरी लाइन यूं लिखते थे, चौथी लाइन यूं लिखते थे सर, ना। कभी इधर चला मैं उधर चला सर, ठीक है। तो एक दिशा में आपको नहीं मिल जाएगा, चलिए सर, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट पॉइंट था हड़प्पा की स्क्रिप्ट को लेके, दिस वाज अ वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट एज वेल। चलो सर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और पंचतंत्र की स्टोरीज उस टाइम पे शायद मतलब इस प्रकार की फोक कल्चर एग्जिस्ट किया करती थी, मतलब फोक स्टोरीज वर ऑलवेज पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारी जितनी भी मानव सभ्यता है उसमें फोक कल्चर तो इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहा है सर, ठीक है। तो हड़प्पा के अंदर सील्स, तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा सर, है ना। सील्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, समझ में आया कि नहीं? अभी तक पूछा नहीं है उन्होंने, शायद तक सोर्सेज के अंदर इनडायरेक्टली इन्होंने डाल दिया था, बट 10 मार्कर के अंदर आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा मसाला मिलता नहीं है, समझे नहीं समझे। हम 5 चीजें देखेंगे, मटेरियल देखेंगे, उसकी वेरिएंट को देखेंगे, सिंबल्स को देखेंगे, स्क्रिप्ट को देखेंगे, अल्टीमेटली उसके अंदर से हम लोग रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। सो ये 5-6 पॉइंट्स आपके इसके अंदर से आ सकते हैं और फिर स्क्रिप्ट भी इसी के अंदर का पार्ट आ जाएगा कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है, क्योंकि स्क्रिप्ट के ऊपर स्पेसिफिक 10 मार्कर क्वेश्चन आया नहीं है और आएगा भी नहीं क्योंकि डेसिफर ही नहीं हो गया। अगर डेसिफर हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन फिर आपको पूछेगा कि भाई इसके बारे में लिखिए, जैसे वैदिक लिटरेचर के ऊपर से क्वेश्चन आता है, समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। तो ये एक आपका पॉइंट हो गया। दूसरे हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट क्राफ्टमैन और वो बनाते थे बीड्स। अब देखिए ये बीड्स में छोटी बीड्स भी थी और बड़ी बीड्स भी थी, मतलब ज्वेलरी के रूप में आपको अलग-अलग स्टोन्स दिखेंगे, दे वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स, ओके। तो माइक्रो बीड्स भी दिखेंगी एंड यू विल फाइंड लार्ज बीड्स एज वेल। माइक्रो बीड्स दर्शाता है कि इनके पास क्राफ्टमैनशिप काफी अच्छी थी, बड़े बीड्स से तो अलग-अलग प्रकार की ज्वेलरी आपको मिल जाती है सर, ठीक है ना। सो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ द बीड्स दैट वर मेड, इन्होंने अलग-अलग प्रकार की ज्वेलरी पहनी थी, जेमस्टोन्स पहनते थे, मेटल पहनते थे। इससे पता ये भी चल रहा है कि इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो काइंड ऑफ यूटिलिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती है। द पीपल वर फैशन कॉन्शियस है ना, तो गर्डल्स है, इयररिंग्स है, एंकलेट्स है, वो मिल जाती है सर, ठीक है। इनफैक्ट ये जो नेकलेस है और ज्वेलरी है वो पुरुष और स्त्री दोनों साथ में पहनते हैं, तभी उनकी सोसाइटी के ऊपर चर्चा करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। अब बीड मेकिंग की कहां-कहां एविडेंसेस है, तो याद रखिएगा, तो चाणूर और लोथल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। इनके यहाँ पे ज्वेलरी कॉन्शियस लोग थे, तो उससे भी हमको पता चल रहा है कि कुछ-कुछ जगह के ऊपर डेड बॉडीज को ऑर्नामेंट्स के साथ इन्होंने बर्न किया हुआ है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। वी विल आल्सो फाइंड कि ज्यादातर ऑर्नामेंट्स का क्राफ्टिंग का लेवल काफी ठीक-ठाक है सर, है ना। तो वेल क्राफ्टेड ऑर्नामेंट्स दिखेंगे, पर मेसोपोटामिया की जितनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मतलब मेसोपोटामिया में जो वर्कमैनशिप है ना, वो हड़प्पा के अंदर नहीं आती। तो अभी इनके ऊपर मैं आऊंगा कि किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हुआ। तो बेस्ड ऑन द ज्वेलरी एंड बेस्ड ऑन द टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स वी कम टू नो अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स, राइट सर, ठीक है ना। तो अलग-अलग प्रकार के बीड्स बने, इन्होंने बहुत सारे पत्थरों के बीड्स बनाए, मतलब आप थक जाओगे इतने पत्थर। अब मैंने कल आपको रॉ मटेरियल्स पढ़ा दिए, याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है। वही रॉ मटेरियल्स इसकी टोपी इसके सर किया सर, है ना, क्योंकि अफगानिस्तान से लेके आए, ईरान से लेके आए, साउथ इंडिया से लेके आए, वेस्ट से लेके आए, फिर सब निपटाया अपने यहाँ कारीगरों को कहा बनाइए। अलग-अलग प्रकार के आपको बीड्स दिखेंगे, कुछ-कुछ में आपको बीड्स दिख जाएंगे, बेसिकली 2 पत्थरों को इकट्ठा किया है और उसके ऊपर सोने की कोटिंग की गई है सर, ठीक है। तो गोल्ड कवरेज आपको मिल जाएगी, तो काफी इंटरेस्टिंग है सर, है ना। तो ये हमारा गोलू है बेचारा नाराज हो गया कि ये क्या हो गया हमारे साथ सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड मल्टीपल बिल्स, ये इसके बीड्स जिसके द्वारा हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दर्शाता है। और वी फाइंड कि इन्होंने अलग-अलग प्रकार की डिजाइन बनाई है सर, ठीक है। ये डिजाइन में आपको मंकी और स्क्वेलर्स भी दिख जाएंगे। ये मंकी स्क्वेलर्स को जनरली इन्होंने काट के, पत्थरों को काट के फिर इन द फॉर्म ऑफ हेड पेज काइंड ऑफ होता है ना, हेड पिन के रूप में इन्होंने यूज किया था सर, है ना, बाल बांधने के लिए सर। खैर, तो काफी इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ से डेवलपमेंट इनके यहाँ पे बीड्स के अंदर से दिखेगा। यू आल्सो फाइंड एविडेंसेस ऑफ कॉटन एंड वूल, मैंने आपको बताया कि वूल शायद तक मोस्ट प्रोबब्ली मेसोपोटामिया से भी थोड़ा बहुत इन्होंने इंपोर्ट किया होगा। कॉटन जो है वो यहाँ इंडिजिनस है। हमने देखा था कि मेहरगढ़ से लेके जितने भी साइट्स आ रही है इन द प्री हिस्ट्रिक इंडिया, देयर वर एविडेंसेस ऑफ कॉटन, है ना। और इनफैक्ट इन्होंने कॉटन को बनाने के लिए स्पिंडल ऑयल का यूज किया था। तो काइंड ऑफ आप देखोगे ना, तो ये कॉटन का जो बेल होता है वो बेल को बनाने के, बेल में से वो थ्रेड बनाने के लिए यूज होता है। तब तो चरखा था नहीं सर, ठीक है ना। तो इसके कारण इन्होंने इसका उपयोग किया था स्पिंडल ऑयल का सर, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ टूल, ये टूल्स से पता चलता है कि इसको बनाने वाले भी अलग लोग थे। इसी के अंदर से इनकी फैशन कॉन्शियसनेस पता चलती है कि इनके हेयर स्टाइल अलग हुआ करते थे। इन्होंने इनफैक्ट है ना कॉस्मेटिक का यूज किया था, लिपस्टिक का यूज किया था, आईलाइनर का यूज किया गया था। अब जैसे ये डांसिंग गर्ल है, इतनी सी है सर, है ना। यू विल फाइंड स्मॉल, हार्डली 6 इंच के आसपास इनकी साइज होगी सर, ठीक है। वहाँ नेशनल म्यूजियम के अंदर है, अभी दिल्ली के अंदर रखी है उनको। तो आप कांच की पेटी में देखोगे, दिखेगी नहीं, पहली बार बोले अरे ये इनको इतना बड़ा पोर्ट्रेट किया गया है सर, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज आर्ट और कॉपर आर्ट का मिक्सचर आपको इनके यहाँ पे दिखेगा। इनसे जब एनालिसिस करते हैं आपको हेयर स्टाइल पता चलती है ना, पीछे बन है सर, ठीक है। हाथ में एमुलेट काइंड ऑफ इन्होंने सब पहना हुआ ज्वेलरी, बट इट्स अ नेकेड बॉडी, ओके। इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, तो दिस थिंग शोज कि कपड़ों का शायद पार्शियल इंपॉर्टेंस था या आधा अधूरा इंपॉर्टेंस आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। तो वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल थिंग्स अबाउट द सोसाइटी बेस्ड ऑन द इमेजेस, है ना। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां बनती हैं। ये मूर्तियां ब्रॉन्ज की भी बनेगी, इसमें आपको टेराकोटा की भी मूर्तियां दिखेगी और स्टोन की भी दिख जाएगी सर, ठीक है। और ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां बनती है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनती है। अब आपको भी पता हो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है सर, ठीक है। यू माइट हैव स्टडीड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक एज वेल, 2 मिनट के अंदर देख सकते हैं सर, ठीक है। सामान्य रूप से पहले इनफैक्ट है ना, क्ले जो होता है, क्ले, वो क्ले की एक इमेज बन जाती है सर, है ना, मट्टी की इमेज बनेगी सर, ठीक है। सो वी सी दैट क्ले की आपको एक इमेज दिख जाएगी काइंड ऑफ सर, ठीक है। सॉरी माय बैड, ओके। पहले इसको मोम की हम लोग बनाएंगे, वी सी दैट इसके अंदर वैक्स की इमेज बनेगी। वैक्स की इमेज बनाने के बाद इसके ऊपर क्ले कवरेज करेंगे सर, ठीक है ना। सो विल फाइंड अ वैक्स इमेज विल बी मेड एंड देन अ क्ले कवर विल बी अडॉप्टेड ऑन द टॉप ऑफ इट, ओके। तो क्ले का कवर कर देंगे सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पेन बनानी है सर, ठीक है। तो आपने एक मोम की पेन बना दी सर पहले। अब मोम कहां से लेके आते थे सर, ठीक है। इनके पास वैक्स बनाने की टेक्निक थी कि नहीं थी सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो बेसिकली आप देखोगे तो आपको ट्री से काइंड ऑफ दिख जाएगा। दूसरा आप देखोगे हनी के अंदर से दिख जाएगा सर, ठीक है। तो जो भी नेचुरली अवेलेबल इनके पास सोर्सेस थे वहां से ये लोग बेसिकली वैक्स बना करते थे सर, ठीक है। तो पहले क्या था कि वैक्स का आपने एक इमेज बना दिया, मतलब उसको शेप काट दिया, उसको थोड़ा फुल क्या करते हैं सॉलिड करके, उसके ऊपर आपने मट्टी का कवर बना दिया सर, ठीक है ना। तो क्ले का कवर आपने ऊपर बना दिया सर, समझे नहीं समझे। तो कहानी ये है कि क्ले भी उसी शेप में आ गया, फिर आपने उसको हीट कर दिया। सो यू ट्राई टू हीट इट आउट। तो आप जब हीट करोगे तो होता क्या है कि ये तो स्ट्रांग होगा, उसका ऊपर का कवर है, बट नीचे का जो क्ले है वो पिघल जाएगा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया सर आपने, जैसे होल किया तो व्हाट हैपेंड, अंदर का जो क्ले है वो बाहर आ जाएगा, ऊपर का जो कवर है वैसा का वैसा रहेगा, राइट सर, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस होल वी कम टू नो द क्ले, सॉरी द वैक्स विल बी आउट, और वैक्स बाहर निकल गया सर। और यही होल के अंदर से आपने क्या किया, लिक्विड मेटल को इंसर्ट कर दिया। लिक्विड मेटल को इंसर्ट करने का मतलब ये है कि इनके पास मेटलर्जी का नॉलेज था हड़प्पन्स के पास, और यहाँ पे हम लोग ये लोग ब्रॉन्ज को इंसर्ट करते थे सर, ठीक है। ये ब्रॉन्ज को इंसर्ट करने के बाद उसको फिर से रखा कि भाई चलो इसको थोड़ा ठंडा होने दो, और आफ्टर सम डेज, जनरली 24 आवर्स या 2 4 5 6 घंटा जितना भी टाइम इन्होंने उसको दिया होगा, एंड उसके बाद इन्होंने ये जो क्ले का कवर है उसको हटा दिया। सो वंस यू रिमूव
रिमूव एज अ पार्ट ऑफ द फाइनल स्टेप है ना, रिमूव द क्ले मोल्ड जो है, तो इवेंचुअली आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है। सो दिस इज हाउ द ब्रॉन्ज इमेजेस वर मेड है ना। तो ये जितनी भी है तो उसमें इसको लॉस्ट वैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ओरिजिनली जो मोल्ड बना था वो पहले वैक्स का बना था, वैक्स के ऊपर से मट्टी थी, मट्टी को फिर गर्म किया, वैक्स को बाहर निकाला, वहां पे आपने मेटल डाला और फाइनली मट्टी को हटा दिया सर, क्ले को हटा दिया। समझे नहीं समझे? तो वैक्स गायब हो गया सर, समझे नहीं समझे? दिस इज नोन एज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये हड़प्पा के यहाँ पे ब्रॉन्ज आर्ट के अंदर आपको दिखेगी और काफी प्रोमिनेंट वे के अंदर इनके यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इसी से ही इन्होंने बेसिकली बहुत सारी मूर्तियां बनाई है सर, है ना। तो विल फाइंड मल्टीपल ब्रॉन्ज इमेजेस जो ये लोग बनाते हैं, चैरियट्स के रूप में बनाते हैं सर, है ना। दिस शोज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, है ना। समझे नहीं समझे? तो ये मेटलर्जी को दर्शाता है। दिस थिंग शोज द एडवांसमेंट ऑफ मेटलर्जी एज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ हड़प्पा वाला, कि आप अपने हिसाब से सोचिएगा, हम लोग मंडे को इसको डिस्कस करेंगे, आंसर लिखिएगा कि एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक, है ना। समझे नहीं समझे? सो कैन वी गेट द वैक्स फ्रॉम ट्रीज? यस, ट्री से मिल रहा था, फिर हनी से मिलता होगा सर, ठीक है। और भी इनके पास कहीं ना, क्योंकि रेजिन होता है ना, रेजिन सर, ठीक है। सो दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, है ना। तो मोस्ट प्रोबब्ली वहां से मिल जाता होगा इनको कहीं ना कहीं से। चलिए सर, ठीक है। सो वी सी दैट ये चीज आपको मिल जाएगी लॉस्ट वैक्स में। इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई, हमने आपको दहमाबाद वाली भी बताई थी सर, ठीक है। तो दहमाबाद के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की टेक्निक को यूज किया गया, क्योंकि वो लेट पीरियड में बनती है सर, है ना, चालकोलिथिक फेज के। उसके सिवा आपको टेराकोटा की मूर्ति दिखेगी सर, है ना। फायर बेक क्ले सर, है ना, ये भी फायर बेक क्ले ही है। तो मूल तरह से आप देखोगे तो ये भी चिकनी मिट्टी है सर, है ना, और इसी को ही बेसिकली इन्होंने गर्म करके उसको शेप में ला दिया सर, ठीक है। तो हैंडमेड है, जनरली आपको मिलेगा, पिंचिंग मेथड से बने हुए खिलौने हैं, ऑर्नामेंट्स है सर, है ना। इसमें मदर गॉडेस की मूर्ति भी मिल जाती है सर, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म है। तीसरा आपको दिखेंगे, इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी दिखेगी। अभी मैं इसकी सोसाइटी के ऊपर आता हूं, क्योंकि बेस्ड ऑन द एविडेंसेस ऑफ ऑल द टेराकोटा एंड द ब्रॉन्ज इमेजेस एंड द स्टोन इमेजेस वी कैन से दैट नहीं, इनके यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते होंगे सर, ठीक है। तो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ इमेजेस के अंदर आपको प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में पता चलता है, कुछ इमेजेस के अंदर वी आल्सो कम टू नो अबाउट बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, मतलब मम्मी उनको बेसिकली फीडिंग करा रही है। तो ऐसी प्रकार की इमेजेस भी दिख जाएगी सर, ठीक है। योगी की इमेजेस भी मिल जाती है, सो यू विल फाइंड पीपल डूइंग योगा एज वेल, है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल आपको चीजें यहाँ से मिलेगी जो टेराकोटा के लिए। और टेराकोटा आर्ट सबसे एडवांस फॉर्म का आर्ट था उनके पास, ठीक है। ब्रॉन्ज की इमेजेस बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि ब्रॉन्ज की एबिलिटी नहीं थी, कॉपर और टिन का मिक्सचर करना पड़ता था। टेराकोटा का नेचुरल क्ले है ना, चिकनी मिट्टी है, तो वो सब जगह पे मिलेगी सर। पर उसमें वैरायटी आपको मिलेगी वेरिएशंस के साथ। जैसे कालीबंगन के साइड के ऊपर आपको मदर गॉडेस की इमेजेस उतने नहीं मिलते, पर ऊपर नॉर्थ के साइड में ज्यादा दिख जाएंगे सर, ठीक है। तो वैसी छोटी मोटी वेरिएशंस आपको यहाँ से दिखेगी। इनके यहाँ पे हेड ड्रेसिंग, मतलब है ना, बाल बनाते थे, अलग अलग प्रकार की पगड़ी वगड़ी पहनते होंगे, टोपी पहनते होंगे सर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। दूसरी इनके स्टोन इमेजेस थे। अब देखिए ये पत्थर की जो मूर्तियां बनती है ना सर, स्टोन की इमेजेस, वो दो तीन जगह के ऊपर ही मिलेगी सर। एक तो प्रीस्ट किंग बहुत पॉपुलर है, और प्रीस्ट किंग भी हार्डली आपको एक या दो जगह के ऊपर एविडेंस सीधे मिलेगा। एक टॉर्सो भी मिला है, न्यू टॉर्सो मिला है, ऊपर का पार्ट नहीं है, बॉडी का, और नीचे का पार्ट नहीं है। मतलब बेसिकली वी आर नॉट एबल टू जज इट आउट कि भाई ये बंदा इनका राजा था कि कौन था सर, ठीक है ना। तो ये प्रीस्ट किंग है, आपने देखा होगा सर, ठीक है। और ये टॉर्सो है, ये भी न्यू टॉर्सो ही है सर। ये प्रीस्ट किंग के ऊपर से हम लोग तीन चार चीजें जान सकते हैं। एक तो इनकी ड्रेसिंग के बारे में हमको पता चल जाता है सर, ठीक है। ड्रेसिंग मतलब ये क्या पहनते होंगे, है ना। तो ड्रेपरी वेपरी है सर। ऊपर आपने ये थानोस भाई ने ये पहना हुआ है सर, ठीक है। इनकी यहाँ पे बीड जो बियर्ड है सर, काफी इंटरेस्टिंग आपको बियर्ड पैटर्न दिखेगी। इनफैक्ट आपको बियर्ड दो तरह से दिखती है सर, ठीक है। पहली तो आपको ये वाली बियर्ड दिखेगी, कुछ जगह के ऊपर आपको ऐसी बियर्ड भी दिख जाएगी सर, ठीक है ना। तो इसको गोटी स्टाइल कहते हैं ना, काइंड ऑफ सर, ठीक है। इतना और इतना जॉनी डेप वाला स्टाइल सर, ठीक है। सो या वी कम टू नो अबाउट द बियर्ड पैटर्न्स एज वेल। सो इन मेनी ऑफ द प्रीस्ट किंग वाला जो है, प्रीस्ट किंग का तो फिक्स था, एक डिजाइनर था, ठीक है। तो नॉर्मली आपको इस प्रकार की जॉनी डेप स्टाइल दिख जाती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी सी दैट ये बियर्ड की पैटर्न इनके यहाँ पे मिल जाएगी सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो इनको जब एनालिसिस करते हैं तो वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल थिंग्स, ओके। इन्होंने ट्री फॉल पैटर्न का कपड़ा पहना हुआ है। ट्री फॉल पैटर्न मतलब काइंड ऑफ डिजाइनर दर्शाता है। तो ये ड्रेपरी है, और ये शॉल टाइप इसे हम लोग पहचान सकते हैं सर, काइंड ऑफ सर, ठीक है। और इसके ऊपर ना फुल वाली पैटर्न आपको दिखेगी। ऊपर एमुलेट्स है, यहाँ पे एमुलेट्स है सर, ठीक है। काइंड ऑफ नेकलेस जैसी चीजों को दर्शाता है सर, गेटिंग पॉइंट है ना। ये भी इंटरेस्टिंग है सर, और यही इनका राजा होगा ऐसा बहुत लोगों का मानना है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मुस्टैच सीधे सीधे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पर होनी चाहिए मुस्टैच होगी, क्योंकि मुस्टैच नहीं होगी तो फिर वो आधा अधूरा लग जाएगा। पर यह है ना पूरे होठों के ऊपर से आ गया है, समझे आप लोग, ठीक है। तो बाकी सारे में आपको मिल जाती है, अदर इमेजेस वी फाइंड सर, ठीक है। दूसरा ये मैंने आपको मेल टॉर्सो बताया, अब ये रेड सैंडस्टोन का है सर, ठीक है। रेड सैंडस्टोन मतलब लाल माटी का पत्थर है सर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली डन। ये अलग पत्थर है, वो अलग पत्थर आपको यहाँ से दिख जाएगा। ब्रॉन्ज कास्टिंग मैंने आपको बता दिया, उसमें डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है। फिर बकरी की इमेजेस मिली है, बफेलो की इमेज मिल गई है सर, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे। तो इनको जब स्टडी किया तो इनकी भी ज्वेलरी पैटर्न पता चल रही है, वे ऑफ लाइफ के बारे में हमको पता चल रहा है सर, ठीक है ना। ये आपको बुल की इमेज दिख रही है, गेंडा जैसे ज्यादा दिख रहा है, पर बुल दिखते हैं ये लोग सर, ठीक है ना। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा, है ना। डॉग्स के इमेजेस मिले हैं, बर्ड्स मिल गए हमको, जो ये कॉपर और ब्रॉन्ज का मिक्सचर करके बनाते थे। और आखिर में टेराकोटा। देखिए टेराकोटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टेराकोटा के अंदर आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखेगी, उसमें मदर गॉडेस की इमेजेस मिलती है। इनफैक्ट इनको जब स्टडी करते हैं तो वी सी दैट ये इनकी हेड एक गियर हुआ करता था, फिर अपर बॉडी में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पहना है, फिर नीचे लोअर बॉडी के अंदर इनफेक्ट, है ना। तो आपको काफी सारी इनके एस्थेटिक ब्यूटी के बारे में पता चलता है। वी आल्सो कम टू नो अबाउट कि ये इनके फेशियल फीचर्स कैसे हुआ करते थे, लोग कैसे लगते होंगे जेनेटिकली सर, ठीक है। इसके साथ साथ वी आल्सो फाइंड कि ये ज्वेलरी क्या पहनते थे सर, ठीक है। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे हेडगियर की सिस्टम दिखेगी। तो ऊपर सर के ऊपर हेडगियर वाले बहुत सारे इमेजेस मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो इस प्रकार के टेराकोटा के इमेजेस मिले हैं, मेल फीमेल इमेजेस मिले हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं सर, ठीक है। एक काइंड ऑफ ये दिखेगा, क्या कहते हैं, कप, और इसके अंदर लोग कहते हैं कि ये शाही के लिए यूज होता था, तो इसको लिखने के लिए कलम बनाते थे सर, ठीक है ना। कलम डुबा के इसको लिखा करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको इसके अंदर से एविडेंसेस दिखेंगे टेराकोटा के अंदर से। टेराकोटा के खिलौने भी मिलते हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज के वेसल्स दिखेंगे। इनफैक्ट ये हड़प्पा की पॉटरी ओमान तक दिख जाती है, उसी में भी आपको हड़प्पन सिंबल्स दिखेंगे। यू फाइंड द सिंबल्स ऑफ द स्क्रिप्ट जिसे हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। वो इसी के लिए आपका मिल जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी सी दैट मल्टीपल एविडेंसेस आर देयर। ये टेराकोटा की जो खिलौने हैं, इससे बेसिस के ऊपर पता चलता है कि इनका व्यापार होता था, यही खिलौनों को बड़ा कर दो तो बेसिकली रियल बन जाएंगे चैरियट, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। अब हमको क्या देखना है सर, हमको ये देखना है कि बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हाउ कैन वी कम अबाउट द वे ऑफ लाइफ। एक अलग से प्रश्न आएगा सर, ठीक है। द हड़प्पन आर्कियोलॉजी गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द वे ऑफ लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल, है ना। कि डिस्कस गिविंग एग्जांपल्स, एक अलग से प्रश्न आ जाएगा कि द हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, द एविडेंस फ्रॉम द आर्कियोलॉजी गिव्स अस द डिटेल्स अबाउट द वे ऑफ लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। तो क्या खाते पीते रहते थे, सब कुछ आप आर्कियोलॉजी के ऊपर से इन्फर कर सकते हो सर, ठीक है। तो वी सी दैट पहली चीज हमको पता चलती है कि कैसे दिखते थे सर। अब देखिए प्रीस्ट किंग को देख के लग रहा है थोड़ा जेनेटिकली, मतलब है ना, थोड़ा तगड़ा इंसान था सर, ठीक है। इनफैक्ट दो तीन थियरी कहती है, जब इनके स्केलेटल रिमेन्स को हमने देखा तो आज के हड़प्पा मतलब आज के पंजाब में रीजन में
जो लोग रह रहे हैं वैसे ही जेनेटिक स्ट्रक्चर आपको हड़प्पा के अंदर से मिला है सर, ठीक है। और आज के सिंध में जैसे लोग रहते हैं, जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार के जेनेटिकली स्केलेटल जो स्ट्रक्चर है वो सिंध के अंदर है। गुजरात में जो साइट्स मिली है उसमें पता चल रहा है कि जो गुजराती लोग आज के जैसे दिखते हैं उनका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया अलग है, क्योंकि रीजनल वेरिएशन है, तो वैसी दिखती है। मतलब दी साइड सेड दी जेनेटिक डाइवर्सिटी, सादी भाषा में आप देखोगे द जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड दिस डाइवर्सिटी कंटिन्यूड इवन इन द प्रेजेंट डे सर। तो आज का प्रेजेंट डे सिंध में जो स्केलेटन्स मिले हैं, तो आज से 4000 साल पहले आप देखोगे तो वैसे सिंधी कल्चर जैसी, मतलब उनकी शक्ल वैसी होगी सर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं तो उनकी शक्ल भी वैसी थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक समुदाय था और डिस्पर्स होकर गुजरात में स्थायी हो गए या कुछ राजस्थान में चले गए, सबके सब एक जैसे। दे यूज्ड टू लुक डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं आपको? ये डिफरेंट कैसे दिखते थे? तो एक तो आपको टेराकोटा के ऊपर से पता चल जाता है। टेराकोटा के आर्टिफैक्ट्स से हमको पता चलता है कि इनकी शक्ल सूरत थोड़ी अलग थी, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग था, कंपोजिशन अलग था, किसी को हैवी दिखाया, किसी को पतला दिखाया, ठीक है ना। तो इनके बेसिस के ऊपर से भी कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरी हमको मेल फीमेल के बारे में पता चल जाता है कि स्त्री पुरुष का रेशो किस तरह से साथ, ठीक है ना। तो वील फाइंड वुमेन आर वेयरिंग ड्रेसेस, उनकी हेयर स्टाइल के बारे में पता चलता है, किस तरह से उन्होंने कंगी वंगी की होगी सर, ठीक है, ये पता चल रही है सर, ठीक है। वील आल्सो फाइंड कि फ्लावर शेप ऑर्नामेंट्स पहने हैं, काइंड ऑफ लायन क्लॉथ पहनने की कोशिश की गई है, एंड काफी सारे बच्चों को इन्होंने उठाया हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, ये भी दर्शा रहा है सर, ठीक है ना। तो काफी इंटरेस्टिंगली आपको इनके आर्टिफैक्ट्स के ऊपर से नॉलेज मिलता है। वही मैंने आपको पुरुषों के बारे में बताया सर, ठीक है। सो मैन एक्चुअली आर बेयर हेडेड, एट टाइम्स दे आर आल्सो वेयरिंग सम काइंड ऑफ टर्बन और टोपी, समझे नहीं समझे ना। कुछ उसमें भी आपको न्यूड इमेजेस दिखते हैं, कुछ के अंदर कहा गया है कि लोअर गारमेंट धोती टाइप पहना हुआ है सर, ठीक है, ड्रेपरी पहनी हुई है, आपको हेयर स्टाइल पता चलती है, बियर्ड्स के बारे में पता चलता है। बच्चे अलग अलग प्रकार के खिलौने खेलते थे, तो खिलौने टेराकोटा तो हद कर दिए, मतलब इतने सारे क्वांटिटी में मिले आप थक जाओगे सर। तो जितने भी जानवर आपको दिखेंगे ना, मेजॉरिटी आपको मिल जाता है सर, ठीक है ना। तो कुत्ते मिलेंगे और बिल्ली मिलेंगी और खरगोश मिल जाएंगे सर, क्या से क्या मिल जाता है, चलिए सर, ठीक है। तो आपको क्ले मार्बल्स दिखेंगे, डाइस दिखेंगे, स्पिनिंग टॉप्स दिख जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे वे ऑफ लाइफ में काफी सारा रिफाइनमेंट था। ये लीजर प्रिय लोग हुआ करते थे। लीजर का मतलब ये है कि इनको ऐसा नहीं था कि सुबह उठ के ही काम धंधा करते थे ना, तो थोड़ा बच्चों के लिए खिलौने भी खेले। क्योंकि आप देखिए तो इससे पता चलता है कि ये तभी बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे सर, ठीक है, आज की तारीख में भी। क्योंकि इवन मैंने उस वन ऑफ माय अर्लीस्ट जो मेरा खिलौना था, तो ये तो क्या प्लास्टिक के खिलौने हमारे टाइम पे आते थे, पर उतने नहीं आते जितने, क्योंकि चाइना का डंपिंग नहीं होता था। सो ये वही पॉटरी के पास, ये जो कुम्हार होता है ना आपके विलेज के अंदर या टाउन के अंदर, उसके पास हम खिलौने लेके आते थे सर, ठीक है। और वही माटी के खिलौने से ही हम बचपन में खेला करते थे सर, ठीक है। तो कोई बाहर से आ गया तो बात अलग है, हमारे लिए कुछ बड़ा लेके आ गया सर, ठीक है। तो वो टेराकोटा के ऑब्जेक्ट से हम भी खेले हुए इसी प्रकार के, चलिए सर, ठीक है। तो उसके पहिए होते थे, है ना, पहिए वाली गाड़ी आती थी सर, है ना, माटी के बर्तन से बने हुए, चलिए सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट कि क्या कहानी चलती है और किस तरह से हड़प्पा की वे ऑफ लाइफ के बारे में। तो इनके टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हमको बच्चों के बारे में पता चलता है, बड़ों के बारे में पता चलता है, बुजुर्ग के बारे में पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट द ओल्ड पीपल, यंग पीपल एंड द चिल्ड्रन एज वेल। We come to know about the male and the female as well. We come to know about what they used to like, wear, how they used to look like, and simultaneously we see the development of the other professions as well. क्योंकि अगर धोती पहन रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो कोई कपड़े का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जरूर से हुआ होगा सर, समझे नहीं समझे। अब हड़प्पा की जितनी आर्ट फॉर्म हमने पढ़ी अभी तक सर, है ना, उसकी एक क्रिटिकल हम लोग एनालिसिस करते हैं या उसको आर्टिजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स कहाँ कहाँ थे। क्योंकि आपको प्रश्न तो यहाँ से आएगा कि हमको नॉलेज क्या देता है, नॉलेज के अलावा दूसरा पार्ट भी लिखना पड़ेगा ना सर, ठीक है। तो पहला दिखेगा कि टेराकोटा को छोड़ के बाकी सारी चीजें बहुत लिमिटेड मिल रही है। टेराकोटा मिल रहा है भर भर के सर, है ना। तो टेराकोटा के खिलौने आपको नंबर के अंदर मिलेंगे, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, है ना, तो वो भी देखने की आवश्यकता है सर, समझे नहीं समझे। दूसरा पॉइंट ये है कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में काफी रिफाइंड वे ऑफ क्राफ्टमैनशिप हो रही थी, वो हड़प्पा। तो ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि हड़प्पन का जो प्लानिंग का मॉडल है या हड़प्पा का ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है काफी अच्छा है। बट व्हेन वी सी एंड कंपेयर विद द आर्ट वर्क, तो मेसोपोटामियंस वर वे मोर, इजिप्शियन तो उनके भी बाप थे सर, है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े पिरामिड बनवा के सर नीचे सब कुछ दफना दिया था, ठीक है। वो तो हड़प्पन नहीं कर पाए सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। तो द एक्सप्रेशन लेवल जो होता है ना कि कुछ कुछ चीजें बोलती है सर, है ना, खिलौने बोलते हैं, पता है कि नहीं पता। हाँ, तो घर में गुड़िया उड़िया आपके पास होगा ना, गुड्डा गुड्डी, तो कोने में रखे होंगे जब बचपन में थे, तो आपको रात को दिखेगा कि चल रही है, ये चल रहा है सर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन होते हैं ना खिलौने के, और बच्चों को दिखते भी है, देखो वो हिल रहा है ना, हम छोटे एनाबेल, ये एग्जैक्टली सर, ठीक है। तो ये एनाबेल वाली कहानी आपको दिख जाएगी सर। तो हड़प्पन में एनाबेल वाली एक्सप्रेशन नहीं थी, सारी भाषा में ये कहने की कोशिश कर रहा था सर, ठीक है। तो एक तो पहली पॉइंट आपको दिखेगी कि उनके जो एविडेंसेस है सर, उसमें एक जो होती है ना कि आर्ट फॉर्म की जो एक्सीलेंसी है वो थोड़ी कम थी, क्रूड दिखते हैं। क्रूड का मतलब समझ में आ रहा है सर। अब देखिए इससे वो क्या है कि आर्टिजन्स की जो क्राफ्टमैनशिप है वो उतनी नहीं निकल के आ रही है सर, ठीक है। बट ठीक है, मतलब जैसे ये देखिए, इसको देखे कोई इतना वो दिखेगा नहीं जितनी आपकी 3D इमेजेस बनेगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हमको पता चलता है सर, ठीक है। दूसरा क्या है कि स्टोन के स्कल्पचर्स बहुत अच्छे बनते थे। अब जैसे हमने प्रीस्ट किंग को देखा या टॉर्सो देखा, उसमें भी आप देखिए ये जो मेल टॉर्सो जो है ये काफी इंटरेस्टिंगली है सर, ठीक है। क्यों है इंटरेस्टिंगली? क्योंकि इसको देखेंगे तो लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज वेरी गुड, बट दिस इज फाउंड ओनली इन 1 और 2 नंबर्स, है ना, ओनली लिमिटेड नंबर्स के अंदर हमको ये मिला है। तो क्या एक दो कारीगर ने बनाया था, बाकी कोई भूल गए थे सर? या ऐसा हुआ होगा कि इवेंचुअली इसको बनाने वाले लोगों के हाथ काट दिए थे राजा ने कि मेरी मूर्ति बना फिर निपटा देता हूं तेरे को, ठीक है, शाहजहां वाला वो चलता है ना हम सर, ठीक है। सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि इसके लिए नहीं बन पाया सर, समझे। या कारीगर कहीं बाहर से आए थे, मेसोपोटामिया से कारीगर आए थे, हो सकता है ये मूर्ति भी मेसोपोटामिया से आई हो सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। दिस इमेज माइट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम मेसोपोटामिया, वहां के लोग लेके आए होंगे सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, दिस थिंग शोज द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, बट वी डू नॉट फाइंड इट मच नंबर। तो आप जब आर्ट एंड क्राफ्ट के गुणगान गाते हो तो एक प्रश्न ये भी आता है कि उनकी कहां कहां कमियां रह गई है, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। सो वी सी दैट इनके यहाँ पे ये लिमिटेशन है, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर वर्कमैनशिप की क्वालिटी में आपको थोड़ा और रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। बट जरूर हम लोग कह सकते हैं कि दे गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर सब्सिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, लोगों को बहुत सारा काम मिला। टेराकोटा के वर्कर्स अलग होंगे, स्टोन के अलग होंगे, कॉपर के अलग होंगे सर, ठीक है। दूसरा हमको पता चलता है कि इनकी सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी, और इसी के बेसिस के ऊपर इनके रिलीजन के बारे में पता चल जाता है सर, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, दैट इज नोन एज द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द हड़प्पा सर, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा के अंदर रिलीजन की बात करेंगे तो इनके धर्म की बारे में जॉन मार्शल कहते हैं हड़प्पन रिलीजन, नाम ही दे दिया उन्होंने सर। और हड़प्पन रिलीजन की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है? उन्होंने कहा है कि भाई कुछ कुछ विशेष प्रकार की इमेजेस, कुछ कुछ विशेष प्रकार के रिचुअल्स के बेसिस के ऊपर मैं इसको बेसिकली हड़प्पन रिलीजन के रूप में कंसीडर करूंगा सर, ठीक है।
क्या रिलीजन के सिर्फ एक पॉइंट बाकी रह गया, वो है ऑक्यूपेशन, जो मैंने आपको बता दिया सर, ठीक है। तो इनके जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन दिख जाएगी है ना। तो हमने ऑलरेडी बताया ना कि बहुत सारे कारीगर अलग अलग प्रकार का कार्य करते थे। तो आपको पता होना चाहिए, कोई मिस्त्री का काम कर रहा था, लोहार का काम कर रहा था, सोनार का काम कर रहा था ना, पत्थर का काम कर रहा था, बीड मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था, खेती का काम कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यू फाइंड ठीक ठाक आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिख जाएगा। और इन्हीं में से फिर लेबर मोबिलाइजेशन भी किया गया। स्लेवरी एग्जिस्ट किया करती थी, मोस्ट ऑफ एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल जितने भी आपके सिविलाइजेशन है उसके अंदर आपको स्लेवरी सिस्टम के मेंशन मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो स्लेवरी लेकर आपको लेके उसको लेके दो राय नहीं रखनी है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे के अंदर हमको इसके अंदर से डेवलपमेंट मिलता रहता है। चलिए सर, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि कहां से डेवलपमेंट होता है, किस तरह से हुआ। अब देखिए इनके रिलीजियस लाइफ के बारे में क्या कहानी है और इनका धर्म कैसे चलता था उसके ऊपर चले जाता है। देखिए हड़प्पा के धर्म के बारे में बात करेंगे तो धर्म को लेकर अलग अलग प्रकार की चर्चा चलती है सर, ठीक है। एक कहते हैं कि भाई यहाँ पे रिलीजन के एविडेंसेस बहुत सारे दिख रहे हैं सर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रिलीजन के एविडेंसेस के अंदर हम लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि भाई क्या किस प्रकार के वे ऑफ लाइफ था सर, ठीक है। तो वी सी दैट ये नेचर वर्शिप भी करते थे, ये आइडल वर्शिप भी करते थे सर, ठीक है। और इनके रिलीजन लाइफ के बारे में भी हमको आर्कियोलॉजी ही सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं। और आर्कियोलॉजी में अभी हमने जो पढ़े ना, टेराकोटा के इमेजेस, स्टोन के इमेजेस, कॉपर सील्स है ना, सब कुछ हमको जानकारी देंगे, एवरीथिंग दैट वी हैव सीन है ना। सो द मेन सोर्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, सोशल रिलीजियस लाइफ इज द आर्ट एंड क्राफ्ट है ना। उनकी जो मूर्तियां, उनके बेसिस के ऊपर, जो स्क्रिप्ट के ऊपर जो भी चीजें मिली है वो सबको किसी ने इंटरप्रेट कर दिया। एवरीथिंग इज इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन। अब आप कोई भी चीज जब धर्म की नजर से देखते हो ना तो आपको लगेगा कि ये बच्चों के खिलौने हैं ना, ये कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, ये कल्ट को दर्शाता है, ठीक है। या उसी तौर के ऊपर यहाँ पे मदर गॉडेस की बहुत ऐसे आपको इस प्रकार की इमेजेस है वुमेन की बहुत सैकड़ों की मात्रा के अंदर मिली है, पर सबने कहा कि नहीं ऑल आर मदर गॉडेस। अरे भाई एक दो होगी, सबकी सब मदर गॉडेस होगी, ठीक है ना। माइट बी फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट और नॉट है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब रिलीजन की बात की गई तो किसी ने कहा कि ये जानवर भी रिलीजन का पार्ट है, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कल्ट है ना। फिर सील्स किसी ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोले ये भी रिलीजन का पार्ट है। फिर कहा कि भाई ये क्या है, बोले ये भी रिलीजन का पार्ट है सर, ठीक है। तो हर एक चीज ने धर्म के साथ जोड़ दी, जो भी आर्टिफैक्ट मिलता था, जो भी ऑब्जेक्ट, फिर अपना इंटरप्रिटेशन निकाल दिया। तो ये जो मार्शल बाबू थे ये आपको बहुत सारे इसके अंदर से दिख जाएंगे सर, जो अपने ओपिनियन देते हुए बताते हैं कि ये भी धर्म था, वो भी धर्म था, फलाना भी धर्म था। अब भाई साहब ने एक्सक्यूशन कैसे किया था मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सक्यूशन में निपटा दिया सब कुछ, तो लेवल्स को आइडेंटिफाई कर नहीं पाए कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है, और जो निकल रहा था बोले ये धर्म है, वो धर्म है, फला धर्म, ढिमका धर्म। अरे भाई काबिल है सर, ठीक है ना। तो चलता रहता है सर, समझ में आया कि एक तो भाई साहब तो एक्सक्यूशन की मेथोडोलॉजी में गलती मार दी थी। मैंने आपको बताया कि मार्शल के साथ क्या हुआ सर, ठीक है। वो तो व्हीलर जैसे लोग आके बदला कि भाई इसको थोड़ा है ना, थोड़ा टेक्निक बदलो, स्ट्रेटोग्राफिकल स्टडी करो तो लेयर वाइज चीजें समझ में आएगी सर। और फिर उसके बाद सब इकट्ठा कर दिया आर्टिफैक्ट को। अब आप पकड़िए कि ये खड्डा खोद के सब बाहर निकाल देते हो एंड देन आप सब आर्टिफैक्ट को साइड में रखोगे। अब हाउ विल यू जज इट आउट। और उस टाइम पे कार्बन डेटिंग भी नहीं था 1920 के दशक में, जब डिस्कवरी होनी शुरू हुई 1921-22 में और एक्सक्यूशन निकाला था, तो कार्बन डेटिंग भी नहीं था सर। तो आपका पूरा इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गया सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर वेयर वी सी द एनालिसिस व्हिच वाज मेड बाय द एक्सपर्ट्स एट दैट टाइम। ओके, नो डाउट अच्छे एक्सपर्ट्स यार, इनका कंट्रीब्यूशन हमको ना कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। द इशू इज कि आज हम लोग उनको क्रिटिसाइज इसके लिए कर पा रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च हुई है बहुत सारा। अगर ना हुई होती तो हम अभी भी मान देते उनको क्या भाई एक नंबर काम किया उन्होंने सर, ठीक है। हाँ, समझे नहीं समझे। तो दिस इज हाउ द हिस्ट्री वर्क्स है ना। तो पुराने किसी के काम को कोई दूसरी जनरेशन आके बोल देगी कि ये तो गलत कर रहा था सर, ठीक है, क्योंकि नई टेक्निक्स, नई एडवांसमेंट अगर उसने किया ही नहीं होता तो आपको मिलता भी नहीं ये सब कुछ। अगर मार्शल के समय पे एक्सक्यूशन इतना लार्ज स्केल ना हुआ होता या इतनी एफर्ट्स ना लगाई होती तो हो सकता है कि कुछ हमको हड़प्पा के बारे में पता भी ना चले सर, जैसे कनिंघम ने छोड़ दिया था वैसे, समझे नहीं समझे, है ना। तो रास्ता दिखाया, शुरुआत की। खैर आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर से क्वेश्चन आते नहीं है। अब याद रखिएगा सर, है ना, कि इनके यहाँ पे रिलीजन को लेके हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। मैंने आपको बताया ये रिलीजन में लेके अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस है। आपको सील्स दिख जाते हैं, आपको शिवलिंग दिख जाएंगे, लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग का एग्जांपल था सर, ठीक है ना। यू आल्सो फाइंड सम काइंड ऑफ फायर ऑल्टर्स व्हिच आर फाउंड इन द हाउसेस, घरों के अंदर आपको हवन कुंड जैसे दिख रहे हैं सर, है ना। तो इस प्रकार के बेसिस के ऊपर से लोगों का मानना है कि भाई इनके धर्म हुआ करते थे और धर्म की खासियत क्या थी सर, ठीक है। तो एक अलग से क्वेश्चन आएगा, वो है द फीचर्स ऑफ द सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल सर, ठीक है ना। सो कि भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाइए, इनका धार्मिक चीजों का महत्व दर्शाइए, क्या ये धार्मिक सभ्यता थी। अब एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट बट इट हैड अ सेक्युलर कैरेक्टर, समझे नहीं समझे। बहुत बढ़िया प्रश्न उसने प्रीलिम्स के अंदर पूछा था कि दो द इंडस सिविलाइजेशन हैड अ रिलीजियस एलिमेंट बट इट वाज सेक्युलर इन नेचर, समझ में आया। अब ये सेक्युलर इन नेचर कहां, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर नेहरू भी बताते हैं सर, ठीक है। सो वी सी दैट ये जो बेसिस है रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट बट सेक्युलर इन नेचर, ऐसा क्यों यूपीएससी ने भी डाला। नेहरू जी के साथ, क्यों, नेहरू जी भी हिस्टोरियन तो नहीं थे बट ही हैड गुड राइटिंग स्किल्स है ना, तो मजा आती थी उनको भी लिखने की सर, है ना। तो काफी सारी चीजें उसमें आर्यन इन्वेजन को भी उन्होंने ठहरा दिया है। अब आजकल काफी लोग पढ़ेंगे उनको बोल देंगे कि देखिए आर्यन इन्वेजन को सपोर्ट कर रहे थे। चलिए, बट मैंने बताया यार उनके सापेक्ष में लिखी गई, वो कब कब के टाइम पे लिखी गई डिस्कवरी देखिए तो सही सर, ठीक है। तब तो यही थियरी चल रही थी 1960, अरे 1960 तक आर्यन इन्वेजन थियरी चलती है, 70 तक चलती है। उसमें सडन डिक्लाइन की थियरी और वही था कि आर्यन है और तोड़ दिया इनको सर, ठीक है। 70 के बाद फिर प्रश्न उठने शुरू हुए, नेशनलिस्ट थॉट आया सर, है ना, बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल एडवांसमेंट हुई कि भाई ये कब तक सही है, समझे नहीं समझे। तो यही है कि इनको सेक्युलर सिविलाइजेशन के रूप में कहते हैं क्योंकि रिलीजन में हमको एविडेंसेस मिले हैं। इसमें नेचर वर्शिप भी है, आइडल वर्शिप भी है। आप देखोगे तो काइंड ऑफ क्या कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस भी मिल जाती है, एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ में आपको इमेजेस मिलेगी, उसको भी वर्शिप किया गया है। तो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस हमको बहुत सारे। आपको फायर वर्शिप दिख जाती है जहां पे हमको हवन कुंड के बारे में पता चलता है, जिसे हम लोग फायर ऑल्टर्स के रूप में पहचानते हैं, राइट सर, ठीक है ना। तो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक से ज्यादा अलग अलग संप्रदायों के अंदर बटे हुए लोग होंगे, इनके अलग अलग भगवान होंगे अपने रीजन के हिसाब से। एंड इसी के कारण कहीं पे फायर ऑल्टर्स दिखते हैं, कहीं पे नहीं दिखते हैं सर, ठीक है। कहीं पे आपको मूर्ति दिखेगी टेराकोटा की, कहीं पे कम मात्रा के अंदर दिख जाती है सर, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबिलिटी है ना, एक थियरी ये भी चलती है। खैर हड़प्पा की जो पूरी पूरी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको ये महाशय ने निकाला। उन्होंने कहा कि भाई इसकी व्याख्या मैं दूंगा, है ना, मुझे सब पता है सर, कड़ी है ना। तो पिक्चर था ना, कौन सा था, चुप चुप के, वो राजपाल यादव और शाहिद कपूर होते। तो घर में काम देने का बात होता है तो राजपाल यादव को वो शौक था कि मैं करूंगा सर, ठीक है। तो वैसे ये मार्शल के साथ था कि मैंने बताया सर, है ना, मैं डिक्लाइन बताऊंगा, मैं सब कुछ मैं सर, है ना। चलो, तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, वी फाइंड कि मार्शल ने बताया
सबसे पहले रिलीजियस आइडेंटिटी पे और बताया कि टेराकोटा की फिगर्स, देखिए हमने कितनी सारी टेराकोटा की फिगर्स देखी, उन्होंने बताया कि ये जितनी भी टेराकोटा फिगर्स है ना, ये सब फीमेल गॉडेस को दर्शाती हैं। ऑल दिस टेराकोटा फिगर्स, मदर गॉडेस, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द फर्टिलिटी कल्ट। फर्टिलिटी कल्ट का मतलब है कि एक ऐसी मातृ देवी, एक ऐसी जगत जननी जिन्होंने हम सबको जन्म दिया है। और फिर उन्होंने बेसिस बना के दिया, उन्होंने कहा कि जितनी भी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज होती है ना, दे आर नोन टू वर्शिप फर्टिलिटी। अब देखिए किसान जब होता है भूमिपुत्र कहते हैं उसको सर, ठीक है, तो भूदेवी का सबसे पहले इनफैक्ट है ना, जब हल चलाएगा ना उससे पहले पूजा करेगा विद एवरी साइकिल ऑफ सीजन ऑफ एग्रीकल्चर, जब शुरू करता है तो पहले भूमि पूजन होता ही है सर, ठीक है। तो इसने कहा कि देखिए बिकॉज इट वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सिस्टम, तो क्योंकि विलेजेस के ऊपर इनके रिलेशंस थे, हमने आपको बताया कल के क्लास के अंदर, सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये फर्टिलिटी कल्ट वहां से डेवलप हुआ है, ग्रामीण विस्तारों से सर, ठीक है ना। बाकी हो सकता है कि इन्होंने आजू बाजू के लोगों से भी सीखा होगा, मेसोपोटामिया से भी शायद सीखा होगा सर, ठीक है। इनफैक्ट वैदिक पीरियड के बाद और उसके बाद तो शाकंभरी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया। शाकंभरी एक्चुअली माता है बेसिकली, जो भूदेवी के रूप में भी है, भूमि के रूप में भी हम लोगों को कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। तो टेराकोटा की इमेजेस मिल जाती है मदर गॉडेस की सर, है ना। तो इन्होंने बताया कि ये जितनी भी इनफैक्ट फिगरेंस मिली है, ये सब कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार की रिलीजन को दर्शाता है सर, गेटिंग पॉइंट। सो ही गेव मल्टीपल एविडेंसेस, उन्होंने कहा कि ये देखिए कि ये घरों के अंदर मिल रही है, काइंड ऑफ किसी ने गिफ्ट दिया होगा सर, ठीक है, काइंड ऑफ एक डोमेस्टिक रिचुअल्स का पार्ट होगा। बट इशू ये है कि ये जितनी भी मदर गॉडेस की आपको टेराकोटा की इमेज दिखती है, वो सील्स के ऊपर नहीं दिखेगी, ना ही आपको मेटल के अंदर दिखती है, ना ही आपको टैबलेट्स के अंदर दिखती है सर, ठीक है। हमने देखा ना कि इन्होंने जानवर बनाए अलग अलग प्रकार के खिलौने के रूप में, वो आपको सील्स में भी दिखेंगे। द एनिमल्स कैन बी सीन द होम सील्स एज वेल, दे वर सीन इन द कॉपर टैबलेट्स एज वेल, एंड दे वर सीन इन द टेराकोटा इमेजेस। जो एनिमल्स की इमेजेस मिलती है वो टेराकोटा में कुत्ते कुत्ते सब जगह मिल जाते हैं सर। बट व्हाट डू वी सी ओवर हियर, जो ह्यूमन इमेजेस बनी है कुछ कुछ ये मदर गॉडेस को बोलते हैं, वो खाली टेराकोटा के अंदर मिले, तो इट हैड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, समझे नहीं समझे, उसके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इसके लिए उसको धर्म के साथ उन्होंने जोड़ दिया है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। उसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करिए, उन्होंने बताया कि हमको इमेजेस मिले हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के एविडेंसेस मिल रहे हैं सर, ठीक है। फिगर होल्डिंग बेबी इन द आर्म्स, है ना, एक छोटे बच्चे को मदर हाथ में पकड़े हुए सर, फीडिंग करवा रही है सर, ठीक है। और ये मूल तरह से आपको नॉर्थ के अंदर आपको ये सील्स दिखेंगे या टेराकोटा की इमेजेस दिखेगी, जहाँ पे मदर गॉडेस का इंपॉर्टेंस दिखेगा। एक्चुअली इसमें ना आपको ये पंजाब से लेके बेसिकली ये मोहनजोदड़ो वाला जो रीजन है सर, वहाँ पे आपको दिखेगा सर, मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, ये तीन रीजन के अंदर आपको मेनली प्रोमिनेंट इस प्रकार की टेराकोटा की इमेजेस मिलती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट मार्शल का वहाँ तक कहना है कि ये टेराकोटा की मदर गॉडेस की मूर्तियां है, ये धर्म की ही मूर्तियां है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ टूटी हुई है, कहीं से टूटी हुई है, हेड से टूटी हुई, हाथ से टूटी हुई, और वो तोड़ने के पीछे का इंटेंशन ये था कि उसको जब कुछ प्रकार की रिचुअल्स करते होंगे उसके बाद आखिर में एक जगह से तोड़ते होंगे, तो इट सिग्निफाइज सम काइंड ऑफ कल्ट रिचुअल्स, समझे। आप देखोगे तो कभी कभी हवन होता है ना, तो हवन में वी से उसको कोड़ू कहते हैं यहाँ पे सर, व्हाट डू वी से इन द लोकल लैंग्वेज, है ना, क्या कहते हैं सर, एक होता है फ्रूट होता है सर, तो उसको है ना हवन में आखिर में नारियल होगा, नारियल के सिवा कोड़ू कोड़ू कहते हैं सर यहाँ पे। आई एम नॉट एबल टू गेट दी इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, यहाँ तक है बट आ ही नहीं रहा है सर, ठीक है। बट उसको बेसिकली नारियल तो होता है, ये नारियल के सिवा भी होता है सर, है ना, कोकोनट नहीं सर, एक और होता है, अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बताऊंगा सर, ठीक है। बट आपको चीजें दिखेगी कि उसको बेसिकली ऑफर किया जाता है, मतलब आग के अंदर वो लगा देते हैं सर, ठीक है। तो वैसी चीज यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे जो फिगर्स है टेराकोटा की जो मूर्ति है वो काइंड ऑफ उसको आहुति दी गई होगी, उसको काइंड ऑफ तोड़ा गया होता है। उसके पीछे का कारण यही है कि ये धर्म का पार्ट था सर, पंपकिन, यस पंपकिन है ना, माय बैड, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तक खबर आ नहीं रहा था, चलिए सर, ठीक है। सो वी सी दैट आपको पंपकिन के रिचुअल एविडेंसेस दिखेंगे आज की तारीख में, लोग कुछ कद्दू कद्दू कहते हैं, यस कद्दू सर, ठीक है ना, हाँ। तो कद्दू पंपकिन, हाँ, तो होता है ना कभी कभी क्या है कि लैंग्वेज लैंग्वेज में बैरियर आ जाता है, तो वो समझा नहीं पा रहा था, पर अपनी फीलिंग्स को समझ पाए ना सर, चलिए। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, क्या बता रहे थे, टेराकोटा की मूर्ति है सर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मार्शल ने क्यों मदर गॉडेस को, ये जो टेराकोटा की लेडी की फिगरेंस थी उसको सबको मदर गॉडेस बोल दिया, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे, पिक्चर इज क्लियर कि व्हाई दे वर एक्चुअली कॉल्ड एज द मदर गॉडेस, क्योंकि उसके पीछे उसने एविडेंसेस दे दिए। दिस आर ऑल द एविडेंसेस एंड हाइपोथेसिस जहां पे ये बताते हैं कि भाई ये भगवान, मतलब ये जो स्त्री है ये इनकी जननी के रूप में होगी सर, पिक्चर इज क्लियर और नॉट सर, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, मार्शल की जो हाइपोथेसिस है उसमें कहां प्रॉब्लम आ गई है सर, ठीक है। पहली तो मार्शल यहाँ पे गलती कर गए, उन्होंने अज्यूम कर दिया कि जितनी भी मूर्तियां मिलती है सब मदर गॉडेस, अरे कोई बच्चों के खिलौने के लिए भी होगी, हाँ, घरों के इनफैक्ट है ना डेकोरेशन के लिए भी हो सकती है, किसी ने घर में और फिर गिर गई होगी, टेबल पे रखा होगा। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे आपको इमेजेस दिखेंगे जो तोड़े फोड़े हुए हैं सर, है ना, कहीं इधर से गिरा कहीं उधर से। अब कोई 1000 साल के बाद आएगा यहाँ एक्सकेवेट करना, हमारे सिविलाइजेशन का पतन हो गया, बोला ये कोई धर्म के साथ जुड़ी हुई है, कैसे सर, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये टेराकोटा की मूर्तियां मैक्सिमम आपको दिखती है हिंदी पंजाब, मोहनजोदड़ो एंड राजस्थान, बनावली साइड, ठीक है। पर नीचे की साइड में आओगे कालीबंगन, लोथल, सूरकोटड़ा, गुजरात, वहां पे दिखती नहीं है। तो क्या आपको खाली वहां पे मदर गॉडेस दिखते थे, यहाँ कोई वर्शिप ही नहीं हो रहा था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। दूसरा क्या है कि ये फ्रेगमेंटेड कंडीशंस में नो डाउट है, बट माइट बी पॉसिबिलिटी कि ट्रांजिट में टूट गए होंगे सर, है ना, ट्रांजिट में टूट गए होंगे, दे माइट हैव ब्रोकन इन द ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह, क्यों कोई बना रहा होगा वर्कशॉप के अंदर, तो वी सी दैट यहाँ से डेवलपमेंट। सीताफल फ्रूट भी है, सीताफल लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहते हैं, अभी पीएचडी मत करो उसके ऊपर, चलिए सर, ठीक है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग सर, है ना, सीताफल से तो फ्रूट है ना, मिल्कशेक बिल्कुल बना देते हैं सर, सीताफल की यहाँ बासुदी बहुत बढ़िया मिलती है सर, तो यहाँ गुजरात आओगे तो सीताफल की, और एक दो जगह है यहाँ अहमदाबाद में नेचुरल आइसक्रीम बनाता है, नाम ही नेचुरल आइसक्रीम वाला, बॉम्बे से आता है मतलब, तो उसके बढ़िया रहता है सीताफल आइसक्रीम खाएगा, बहुत नेचुरल आएंगे सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक अबाउट दिस हाइपोथेसिस, मैं क्या बता रहा था सर, ठीक है। हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम क्या है, पहला पॉइंट हमको पता चलता है कि फ्रेगमेंटेशन है, पर फ्रेगमेंटेशन में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हर बार कुछ रिचुअल के रूप में ही ये मूर्ति तोड़ी गई थी। दूसरा ये है कि ये मूर्ति कहाँ से मिल रही है, द कंटेक्स्ट इन विच वी आर फाइंडिंग द इमेजेस। मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस आर फाउंड फ्रॉम द विलेज सेटलमेंट्स और समटाइम इन द हाउस, बट नेवर वी हैव फाउंड इन द होम टेंपल। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे मूर्तियां मिली है, तो ये मूर्ति कहाँ पे मिली वो भी देखना पड़ेगा ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमको इसको भी देखना पड़ेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी सी दैट दे आर नॉट सीन इन द फॉर्म ऑफ टेंपल, सो टेंपल्स के रूप में नहीं मिल रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये घरों के अंदर से मिले, घर में तो डेकोरेशन के रूप में, और बच्चों के खिलौने तो मैंने आपको बता दिए कि खिलौने के रूप में तो बनते थे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब मार्शल साहब ने ये टेराकोटा की मूर्तियों को मदर गॉडेस कहा,
तो वो है कि नॉट एवरी टेराकोटा इज मदर गॉडेस, समझे नहीं, बट सम टेराकोटा माइट बी मदर गॉडेस, है ना। तो ऑल कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर बिली एंड सम बिली आर मंकी, समझ में आया, वो सिलोजिज्म बनता है ना उससे, ये सिलोजिज्म जैसा बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई चलो मदर गॉडेस की मूर्तियां छोड़ दीजिए, जो वुमन की इमेज से फिगर से, उसके सिवा और भी चीजें हमको मिल जाती हैं, तो उनका क्या महत्व है, क्या ये भी रिलीजन के रूप में होंगे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट ना। तो मार्शल कहते हैं कि इनके यहाँ पे दो प्रकार की वर्शिप होती थी, एक मेल गॉड की भी वर्शिप होती थी और एक फीमेल गॉड। मेल में कौन थे, पशुपति थे, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो मार्शल ने यहाँ पे बैलेंस कर दी चीजों को, उन्होंने कहा कि एक तो फीमेल टेराकोटा की इमेजेस मदर गॉडेस की, जगत जननी मातृ देवी, और दूसरे आपके मेल गॉड कहाँ पे मिले, तो बेसिकली हमने आपको बता दिया, पशुपति को अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो वी सी द सील्स ऑफ दी हड़प्पन सिटीज दैट वी सी, एंड ये सील्स के ऊपर आपको ये प्रोटोशिवा दिख जाता है सर, ठीक है। तो पशुपात है ना, वन ऑफ द अर्लीस्ट इनकार्नेशंस ऑफ शिवा, समझे कि समझे, वैसे तो आदियोगी के रूप में है, आदियोगी के बाद जब पृथ्वी के ऊपर आए तो बेसिकली कहते हैं कि वो पशुपात के रूप में है सर, गेटिंग अपॉइंट है ना। तो पशुओं के पति सर, है ना, अल्टीमेटली पशुओं के मतलब ही इज द लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, समझे। तो ये जितने भी एनिमल्स है आजू बाजू में उनको कंट्रोल कर रहे थे सर, गेटिंग अपॉइंट, इसके लिए वो प्रोटोशिवा के रूप में कहते हैं कि शिव जी का सबसे अर्लीस्ट अवतार में से एक सर, ठीक है। तो उन्होंने इसके साथ उसको हाईलाइट कर दिया सर। अब प्रॉब्लम ये है कि ही इज नॉट सिटिंग इन योगिक मुद्रा एक्चुअली, आप देखोगे तो इनकी जो फीट के ये जो है ना, ये पोर्शन टच हो रहे हैं सर, गेटिंग अपॉइंट। सो टेक्निकली आप योगिक मुद्रा में बैठते हो तो क्या होता है, पद्मासन में बैठोगे सर, ठीक है। बट यहाँ पे तो आपके जो फीट के टोज है और जो पाम वाला पोर्शन है वो टच हो रहा है सर, है ना, नीचे वाला पोर्शन, हील और पाम टोज टच हो रहे हैं आपके सर, ठीक है। तो इट शोज कि अगर ये शिव जी होंगे तो वो आदियोगी की मुद्रा में बैठते हैं, और आदियोगी की मुद्रा में तो जनरली पद्मासन के अंदर मिलते हैं सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अपॉइंट है ना। सो वी सी दैट मार्शल ने कहा है कि ये लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स हो सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने बताया फेलस वर्शिप, फेलस वर्शिप का मतलब है शिवलिंग को वर्शिप किया करते थे सर, ठीक है। और उसके पीछे उन्होंने फिर फोटोग्राफ्स हमने देखे, अभी आपको बताया सर, है ना। तो इस प्रकार के लिंक दिख जाते हैं सर, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको शिवलिंग विथ योनि दिखेगी सर, ठीक है। एक्चुअली ये एनर्जी को दर्शाता है काइंड ऑफ सर, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी डिसिपेशन और ह्यूमन एक्जिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ सर, ठीक है। कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे चर्च के स्टोन्स मिले, इसको भी लोग कहते हैं ये शिवलिंग है सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे डिजाइन मिल रही है, तो कोई कहता है कि दिस माइट बी सम ऑफ डेकोरेशन एलिमेंट्स, है ना, ये डेकोरेशन के लिए यूज होते होंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसे सीन्स भी दिखेंगे जहाँ पे एक सुपर नेचुरल पावर के साथ ह्यूमंस को दर्शाया गया है। तो हियर यू कैन सी अ लेडी हु इज एक्चुअली किलिंग टू टाइगर्स, है ना, यहाँ पकड़ के सर, है ना, उनको खड़ा खड़ा करके सर उड़ा दिया है सर, समझे नहीं समझे। तो यू फाइंड कि दिस काइंड ऑफ इमेजेस आर देयर। तो इनके रिलीजियस एविडेंसेस में हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं सर, है ना, जिनके बेसिस के ऊपर लोगों का मानना है क्या क्या चीज है। बट घुमा फिरा के यही होगा कि ये डेकोरेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। और मार्शल ने तो वहां तक कह दिया कि ये सील्स के ऊपर जो जानवर दिख रहे हैं इनका भी वर्शिप करते होंगे, पीपल ट्री का वर्शिप करते होंगे। इनफैक्ट कुछ कुछ सील्स के ऊपर आपको पीपल ट्री के अंदर से एक ह्यूमन इमेज बाहर आ रही है वैसा दिख रहा है, मतलब है ना। आपने देखा होगा कि ये बरगद का पेड़ होता है, बनियन का ट्री होता है, पीपल, उसके अंदर भूत रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। पहले फोक स्टोरीज बहुत चलती थी गांव के अंदर, बेसिकली ये ट्री स्पिरिट। पंचायत देखा कि नहीं देखा, है ना। तो पंचायत पंचायत आपने देखा होगा जीतू भैया वाला था, ठीक है। उसमें भी वो झाड़ की कहानी आती है, बोले गांव के अंदर वो झाड़ है, वहां भूत रहता है सर, ठीक है। तो इनफैक्ट हड़प्पा के सील्स में भी हमको इमेजेस मिलते हैं कि एक झाड़ है सर, और झाड़ से एक स्पिरिट बाहर आ रही है। स्पिरिट का मतलब काइंड ऑफ एक भूत की इमेज बाहर आ रही है वो करके सर, ठीक है। तो यू विल फील दैट इसकी ब्रांचेस में से एक ह्यूमन इमेज बाहर आ रही है, ऐसे इनके सील्स के ऊपर डिपिक्शन किया गया है, ठीक है। इसी तौर के ऊपर एक और सील मिला है, ये सील के ऊपर तो आपको सप्तऋषि दिखते हैं सर, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो के अंदर से, कि एक पीपल का ट्री है और उसके अंदर से वी फाइंड 7 ह्यूमन फिगर्स है, छोटी सी है, एंड दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पीपल ट्री। तो लोग कहते हैं कि ये सप्त ऋषि होगी या सप्त मातृका होगी, 7 गॉडेसेस होगी या 7 ऋषि होगी। अब देखिए कहानी क्या है सर, ठीक है ना। एक्चुअली ये पशुपात सील के साथ ही आपके सप्त ऋषि कनेक्टेड है ना। यू माइट बी अवेयर अबाउट कि हाउ द सप्त ऋषिज केम टू अर्थ, है ना। तो कहानी ये है कि ये सातों के सातों जो ऋषि है वो मूलतः से सामान्य इंसान के रूप में नॉलेज प्राप्त करने गए होते हैं मानसरोवर की तरफ से, ठीक है। एंड शिव जी जहाँ रहते थे, एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग पीनस एक्सरसाइज, मतलब काइंड ऑफ, है ना। और फिर शिव जी को प्रसन्न किया उन्होंने, तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स शिव जी गिव देम द ब्लेसिंग एंड इवेंचुअली दे केम टू अर्थ, है ना। तो इस तरह से ये सप्त ऋषि है सर, ठीक है। ये सातों के सातों ऋषि फिर वैदिक युग के अंदर आपको ऋग्वेद का कंपाइलेशन करेंगे सर, ठीक है। तो ये जो 7 ऋषि है वो पशुपति के साथ लिंक अप हो रहे हैं सर, ठीक है। तो आप देखिए दो प्रकार के सील मिल रहे हैं, एक सील मिल रहा है पशुपति का, एक सील में 7 ह्यूमन इमेजेस दिख रहे हैं सर, वहां से गुरु पूर्णिमा इस एग्जैक्टली सर, है ना। सो यू फाइंड दिस इज हाउ द गुरु पूर्णिमा स्टार्टेड, ओके। तो यू विल फाइंड कि इनके बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज सो मच ऑफ कंटिन्यूटी एंड ट्रेडिशन, समझे नहीं समझे, है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। हमको और भी एनिमल्स दिखते हैं, बुल दिखता है, ज़ेबू। अब देखिए बुल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द वैदिक एज और इन द लेटर वैदिक पीरियड, इवन जैनिज्म के अंदर भी हमको मिल जाते हैं सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ नॉट आपको ह्यूमन इमेजेस दिखेंगे विद एनिमल्स, है ना। इसमें एनिमल्स के साथ टाइगर का बॉडी होगा, ह्यूमन का फेस होगा, मतलब नरसिंह अवतार एक टाइम के ऊपर हमने पढ़ते हैं सर, ठीक है, विष्णु जी के साथ। यूनिकॉर्न का भी एक सिग्निफिकेंस होगा, इट माइट बी सम हैविंग सम काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। तो उसको भी वर्शिप करते होंगे। फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस मिले हैं, ग्रेट बाथ दिख रहा है। अब ग्रेट बाथ क्या है सर, है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिचुअल्स ओनली। आज की तारीख में भी लोग इनफैक्ट, है ना, डुबकी मारते हैं सर, उसके बाद अपना कार्य करेंगे। और सिमेट्रीज हमको मिली है। हड़प्पा के अंदर आपको दो प्रकार के रिचुअल एविडेंसेस दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेड बॉडीज का बरियल, ठीक है। वी फाइंड कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिनके रास्ते चलते रहे नॉर्थ के ऊपर ये रहता था फेस ऊपर का साइड, और साउथ में उनका लोअर बॉडी रहता था। दूसरी ग्रेव गुड्स है ना, ग्रेव मतलब जहां दफनाया गया, उसके अंदर पॉटरी मिली है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी मिली है सर, ठीक है। कुछ कुछ जगह के ऊपर, सब जगह पे नहीं मिले, अनबरियल्स मिले। और कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको फायर मतलब पहले क्रीमेट किया फिर बरियल दिख जाता है, मतलब क्रीमेशन बेस्ड बरियल दिखता है। सो फर्स्ट यू विल फाइंड द क्रीमेशन एंड देन इट वाज बरीड डाउन, मतलब ये है कि जो भी हड्डियां बच गई होगी उसको फिर दफना देते थे सर, ठीक है। तो ये भी कुछ प्रकार के रिलीजन को दर्शाता है ना। इंसान क्यों पहले क्रीमेट करके बरी करेगा, है ना, बरी करेगा तो पहले बरी कर दे सर, क्रीमेट करना तो पहले क्रीमेट करे सर, ठीक है। सो दिस थिंग शोस सम काइंड ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन क्रीमेशन, आल्सो शोस सम काइंड ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स, है ना। तो रिलीजियस एलिमेंट यहाँ पे था, अच्छा खासा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस आपको दिख जाते हैं सर, ठीक है ना। गॉडेसेस के आपको मिल जाएंगे, चाणूदरों के अंदर आपको स्कल मिला है सर, यूज स्कल, है ना। तो ये भी चीजें दर्शाती है अलग अलग प्रकार की सैक्रिफाइशियल ऑफरिंग, मैंने बताया 7 वुमेन और 7 मेन। एक्चुअली ये क्या है कि ये 7 लोग हैं, स्त्री या पुरुष है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए तो कहा गया सप्त ऋषि है, सप्त मातृका है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, यू सी मल्टीपल थिंग्स आर देयर, बट वी सी दैट यहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। इनफैक्ट फैलिक कल्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की, ग्रेट बाथ मैंने आपको बताने की कोशिश की। वी विल आल्सो सी दैट द बरियल प्रैक्टिसेस वर वेरी मच सिमिलर, है ना, समझे नहीं समझे। तो वी सी दैट आज के समय के दौरान भी जो रिलीजियस एलिमेंट्स है वो अभी भी दिख रहे हैं हर जगह के ऊपर सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। इसी के लिए तो कहा गया द लेगेसी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज स्टिल सर्वाइविंग, है ना, समझे नहीं समझे। आज भी वही वे ऑफ लाइफ को हम लोग जीते हैं सर, है ना, रीजनल वेरिएशंस के साथ अपने हिसाब से अपना जीवन चला रहे हैं सर, ठीक है। तो वी सी दैट टेंपल्स को छोड़ के, मंदिरों को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है सर, है ना। इनके बरियल से भी पता चलता है कि यहाँ पे किन किन प्रकार की
डेवलपमेंट थी। कुछ जगह के ऊपर आपको मदर और चाइल्ड दोनों के जॉइंट बरियल भी मिल गए सर, है ना। तो ये चाइल्ड बर्थ को दर्शाता है सर, ठीक है। तो बेबी डिलीवर करते समय शायद मृत्यु हो गया होगा सर, ठीक है। बाकी कंप्लीट बरियल भी देखिए, पूरी पूरी डेड बॉडीज को दफनाया गया है। कहीं कहीं पे पोस्ट क्रिमेशन बरियल दिखता है, मतलब पहले जलाया गया है फिर दफनाया गया है। फिर लोथल जैसी जगह के ऊपर आपको वो दिख जाएंगे, पूरी अंश दिखेंगी जहां पे पहले ब्रिक का लाइनिंग करते थे, फिर डेड बॉडी को दफनाते थे सर, ठीक है, कॉफिन के रूप में। वुडन कॉफिन भी कहीं कहीं पे मिल गए हैं सर, है ना। पिट बरियल भी दिखा है, जॉइंट बरियल दिखेगा हस्बैंड वाइफ का। अब राखीगढ़ी में तो पूरा नेक्रोपोलिस मिला है, सो यू फाइंड इन राखीगढ़ी यू फाइंड कंटीन्यूअस लाइन ऑफ ग्रेव्स, है ना, समझे नहीं समझे। तो बहुत सारे हमको एविडेंसेस दिखते हैं। इनफैक्ट स्केलेटल स्टडीज का स्टडी करके हमको तीन चार चीजें पता चलती है। पहली चीज पता चलती है कि इनके यहाँ पे हेटेरोजेनिटी बहुत थी, है ना, जेनेटिकल वे के अंदर, मैंने आपको बताया। और जो रीजन में स्केलेटन्स मिले हैं वैसे ही लोग आज की तारीख में वैसे ही दिखते हैं सर, ठीक है। सो व्हेन वी रिकंस्ट्रक्ट, है ना, तो हरप्पन पीपल, द सिटी ऑफ हरप्पा, द पीपल हु यूज्ड टू लिव वर सिमिलर टू द मॉडर्न डे पंजाबीज, द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन सिंध एट दैट टाइम दे आर सिमिलर टू द दे लुक वाइज वो सेम है सर, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें हमको यहाँ से दिख जाएगी सर। गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे नहीं समझा। हाँ बेटा रुद्र अभी तो बताया सर, है ना, ग्रेट बात क्या है सर, है ना। तो अभी तो वी हैड डिस्कस जस्ट नाउ, ओके। तो उसका एक रिलीजन एक्टिविटी है ना सर, है ना, रिचुअल एक्टिविटी है। चलिए सर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है, क्या क्या चीजें इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कंसीडर करेंगे, और एक रिलीजियस एलिमेंट का हमको नॉलेज मिलता है सर, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कमेंट ऑन द सोशो रिलीजियस लाइफ ऑफ द हरप्पन्स, हाउ फार डू जस्टिफाई कि दे हैड अ सिंगल वे ऑफ लाइफ और सिंगुलर, और हाउ फार यू कैन जस्टिफाई कि दे वर सेक्युलर सिविलाइजेशन, है ना। तो वो जो नेहरू का स्टेटमेंट था जो प्रीलिम्स में पूछा था, उसको उल्टा करके पैसिव के अंदर डाल के दे विल इवेंचुअली आस्क इन द फॉर्म ऑफ द मेंस क्वेश्चन, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि देयर वाज वैरायटी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मदर गॉडेस को भी वर्शिप किया है पर उनकी लिमिटेशन ये है, रिचुअल एक्टिविटीज मिल जाती है पर उनकी भी लिमिटेशन है, फायर ऑल्टर्स मिल जाते हैं सर, ठीक है। शायद हो सकता है घरों के अंदर है तो चूल्हे के रूप में यूज होते होंगे, आप जिसे फायर ऑल्टर कहते हो मैं उसको चूल्हा कहता हूं सर, है ना, समझे नहीं समझे, माइट बी अ गेस्ट ऑफ, समझे। तो ऐसे बहुत सारे आपकी सेकंड ओपिनियन निकल जाएंगे, जो भी चीज आप देखोगे आप बोलोगे कि ये वैसा दिखता है ना। ये तो वही बात होगी ना, अनेकांतवाद है ना सर। अनेकांतवाद को तो यही तो कहते हैं सर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें आधा पानी है, मैं कहूंगा आधा पानी और आधी हवा है सर, ठीक है। अब थोड़ा पानी और कम कर देते हैं इसके अंदर से, हवा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, पानी और कम हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर इसमें भी 3/4 1/3 ही पानी है और बाकी खाली है, मैं कहूंगा नो, 1/3 पानी है 2/3 हवा है। चलिए सर, ठीक है। तो हड़प्पन आर्कियोलॉजी को आप समझिए, वी सी की यहाँ पे जो हड़प्पन आर्कियोलॉजी में ये सब आपके लिमिटेशंस मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये इनके बेसिस से इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट तो किया जा सकता है, हमको काफी सारी चीजों की नॉलेज मिल जाती है सर, ठीक है। तो एक प्रश्न आएगा कि कमेंट ऑन द सोशो रिलीजियस साइड ऑफ द हड़प्पन, और किस तरह से इनका वे ऑफ लाइफ चलता था उसके बारे में बता दीजिए हमको सर, ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चन हो रहा है, आप समझोगे तो एक दो क्वेश्चन आया था, ये तो डिक्लाइन के ऊपर आया है, जस्ट सेकंड। ये भी डिक्लाइन के ऊपर बहुत क्वेश्चन इन्होंने पूछे, मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे। मैं डालना भूल गया लगता है सर, है ना। हाँ भूल गया, एक एक दो प्रश्न आए थे, मैं आपको कल की क्लास में बताता हूँ, मतलब मंडे बताऊंगा। इनके सोशल रिलीजियस लाइफ के ऊपर पूछे थे इन्होंने, मतलब इनडायरेक्टली पूछे थे। किधर गया सर, किधर गया, अब इतनी सारी स्लाइड हो गई ना, मैं भी भूल जाता हूँ। धोखा हो गया सर, धोखा समझ में आता नहीं आता आप लोगों को। नहीं ये भी है, ये भी डिक्लाइन के ऊपर ही है। चलिए सर, ठीक है, मैं आता हूँ अभी। एक क्वेश्चन इनका इनका आया था इसके ऊपर, सोशल रिलीजियस साइड के ऊपर से, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर से पूछ दिया था। आर्ट एंड क्राफ्ट को ना एक्चुअली सिंगुलर क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो ये पूछेगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब अल्टीमेटली तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ पे हमको यूज मदद में मिल सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन था, डू यू नीड टू एक्सप्लेन साइमल्टेनियसली द लाइक फायर ऑल्टर्स एंड चोला, मतलब वो डिपेंड, देखो कमेंट करने की बात आएगी ना, कमेंट तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ओपिनियन लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें आपका सेकंड ओपिनियन आता ही है सर, ठीक है। जब एक पॉइंट को दिया जाता है कि इसको जस्टिफाई कर दो या सब्सटेंशिएट कर दो, है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई चलो उसी की लाइन में लिखनी है, समझ में आया आपको सर, ठीक है। कि आपको बोल जाता है कि द रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस कैन बी कोरिलेट टू द प्रेजेंट डे लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल, ओके, व्हिच वाज सिमिलर टू द हड़प्पन, उसको सब्सटेंशिएट कीजिए। तो फिर आपने उसमें सब्सटेंशिएट वही करना है कि देखो पहले वहां पे मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी, आज भी यहाँ पे होती है, पहले वहां पे हवन चलते थे, अभी भी चलते हैं, वहां पे अलग अलग एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स को वर्शिप किया जाता था, आप भी वर्शिप करते हैं सर, ठीक है। तो वो सब फिर आपको सिमिलरिटी सब्सटेंशिएट करने की बात आएगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसके फेवर में लिखना है। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कमेंट करने की बात आएगी तो सेकंड ओपिनियन आता ही है, क्योंकि कमेंट का मतलब ये होता है कि आप कुछ एनालिसिस करते हो उसको, ठीक है। तो मैं आता हूँ मंडे को, इसके ऊपर मैं आपको ये कीवर्ड्स बताऊंगा, थोड़ा ये टॉपिक खत्म हो जाने दो, तो मंडे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे लास्ट टॉपिक हड़प्पन का है ना, फाइनली द एंड ऑफ सिविलाइजेशन हम लोग चले जाएंगे सर, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक में डिक्लाइन आता है सर। अब डिक्लाइन के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे, एक 2002 में आया, एक 1979 के अंदर आया सर, ठीक है ना, ग्रीन अपॉइंट। उसके सिवाय आप डिक्लाइन के अंदर क्वेश्चंस देखने की कोशिश करोगे तो इन्होंने 1984 के अंदर डिक्लाइन पूछा है, 1986 के अंदर भी डिक्लाइन पूछा है। अब देखिए ये डिक्लाइन जो पूछा है ना इन्होंने, ये वाला सर, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया है, कैन यू सी द स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट दिख रहा होगा सर, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो इफ यू सी द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंगली हाईलाइट की है बात को, और बताया है कि ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड, दिखा कि नहीं दिखा सर, है ना। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंगली इन्होंने बताया है कि भाई हमको तो लगता है कि भाई इंदिरा जो है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है सर, गेटिंग है ना। और ये स्टेटमेंट की जब बात करने की कोशिश करेंगे तो ये किसने लिखा है सर, हु हैड एक्चुअली रिटन अबाउट दिस पॉइंट सर, समझे नहीं समझे, इसको क्यों लिखा गया है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। तो वी सी दैट यहाँ बहुत सारे आपको हिस्टोरियंस के ग्रुप दिखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप दिखेंगे, जो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो हड़प्पा के ऊपर अटैक किया गया होगा, तो अटैक करने के बाद माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो आर्यन इन्वेजन हुआ है, ये आर्यन इन्वेजन के कारण ही इनका डिक्लाइन हो जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो मैं आपको जस्ट एक पैराग्राफ दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ आज की तारीख में आपको एनसीईआरटी के अंदर से भी मिल जाएगा, यू विल फाइंड इन द एनसीईआरटी एज वेल, और ये एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट कैटेगरिकली डाला गया है इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, है ना। तो मैं आपको खाली डिक्लाइन थियरी के अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये वाला सर, ठीक है। तो मैं उसको जस्ट ढूंढ रहा था कि किस तरह से
यहाँ से प्रश्न चलता है सर, ठीक है ना। सो ये लाइन है ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंद्र स्टेम्स अक्यूज्ड, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है व्हीलर के द्वारा दिया गया है और व्हीलर ने बेसिकली एक आर्यन इन्वर्जन थियरी को सपोर्ट किया था एक टाइम के ऊपर। वो बताता है कि इंद्र हु वाज आल्सो नोन एज द पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, और डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स के रूप में उन्होंने ये आइडेंटिफाई करके बताया कि भाई हरियूपा नाम के शहर के ऊपर आक्रमण किया गया है सर, ऋग्वेद के अंदर लिखा है सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये इंद्र भगवान जो है इन्होंने इनको निपटा दिया सर, हड़प्पन को निपटा दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1947 के अंदर व्हीलर ने लिखा था और 1986 के अंदर क्या हो गया सर, समझे नहीं समझे, है ना, यूपीएससी ने पूछा है। अब देखिए इससे दो चीजें पता चलती है। पहली चीज पता चलती है कि इसकी जो डिक्लाइन थियरी है उसमें 1940s में जो व्यूज थे आज की तारीख में नहीं चलते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंगली बात बताइए कि एक्सप्लेन एंड डिस्कस ब्रीफली द व्यूज अबाउट सडन एंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ दोस एलिमेंट्स इन द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन व्हिच आर फाउंड टू एग्जिस्टेड इन द इंडस पीरियड। मतलब ये 60 मार्कर का प्रश्न था। एक तो पूछा गया है कि भाई सडन डिक्लाइन कैसे हुआ, दूसरा कि तब की जो सभ्यता के जो गुण थे वो आज की तारीख में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सडन डिक्लाइन होता तो एग्जिस्ट ना करते। आप कहते हो कि अचानक से ही सब कुछ खत्म हो गया है ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो नथिंग वुड हैव कंटिन्यूड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन को इन्होंने जानबूझ के पहले 60 मार्कर पूछा, 30 मार्कर में डिवाइड कर दिया। 30 मार्क में एक भी दिया है कि भाई इंद्र को जवाबदार बोला गया है सर, और दूसरे में बोला गया है कि इसको काउंटर कर दो, वही क्वेश्चन को, समझे, है ना। तो बढ़िया है सर, है ना, यूपीएससी पहले भी अच्छा खासा तबियत से प्रश्न निकालता था सर, है ना। पुराने ब्यूरोक्रेट जैसे थोड़ी आए, ये इसमें से निकल के आए हैं सर, है ना। तो 86 की बैच के जितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जो सिलेक्ट, अब तो रिटायरमेंट के ऊपर आ गए होंगे, है ना, चीफ सेक्रेटरीज डीजीपीज बन गए होंगे आज की तारीख में। बट जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले होंगे स्टीफन से पढ़े हुए, जेएनयू से, डीयू की कोई कॉलेज से, हिंदू कॉलेज से सर, ठीक है, तो उनको मजा ही होगी ये प्रश्न लिखने में। चलिए सर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, डिक्लाइन के ऊपर अलग बहुत सारी कहानी आपको देखिए। 86 बैच मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट किया जाएगी सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड 35 साल की सर्विस होगी ना 86 बैच मतलब 35 इयर्स मतलब बहुत हो जाएंगे सर। 25 पे सिलेक्ट हो गया 60 हो गया खत्म, है ना। चलो जेआरएफ केसरी इज बैक, है ना, केसरी बापू भैया, अरे भैया केसरी भैया सर, है ना। ये तो हर स्वागत है हमारे क्लास में। चलो तो क्या डिस्कस कर रहे थे सर, है ना। तो 3-4 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो डिक्लाइन के ऊपर आपको पूछा गया है कि डिक्लाइन में थियरीज, सडन डिक्लाइन की क्या कहानी है सर, है ना। आपको यहाँ पे पूछा गया था इंडस सिविलाइजेशन हैड एन एब्रप्ट एंड, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ द इंडस सिविलाइजेशन कुड इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर इन द लेटर हिस्ट्री। फिर से देखिए 86 में भी यही पूछा कंटिन्यूएशन, और बेसिकली 1988 में भी कंटिन्यूएशन, समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए 79, 2002, 84, 86, 88 मतलब 5 दफा। उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे, ये 2018 के अंदर पूछा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू द पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट डज दैट इंडिकेट दैट द हड़प्पन कल्चर अंडरवेंट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब ये क्या कहता है, पहले बोला गया है सडन डिक्लाइन की थियरी, पहले ये थियरी सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, सडन डिक्लाइन की थियरी, कि भाई ये इंद्र आया और इन्होंने तोड़ दिया इनको सर, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई सडन डिक्लाइन नहीं था, दैट इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट द हड़प्पन कल्चर अंडरवेंट अ ग्रेजुअल, मतलब एक दूसरी थियरी है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन थियरी, समझ में आ रहा है। ये दो थियरीज है जो प्रश्नों के अंदर ट्रेंड के रूप में पूछी गई, क्योंकि पहले वो पॉपुलर थी तो उसको पूछते रहते थे, अब ये पॉपुलर है तो इसको पूछते हैं सर, ठीक है। इसमें ही एक दूसरी थियरी आई ग्रेजुअल डिक्लाइन में, वो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की, कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हुआ और ये डिक्लाइन में चले गए रेदर देन। तो यू सी डिक्लाइन के ऊपर से कितने क्वेश्चन आए हैं आपको, जितने ओरिजिन के ऊपर नहीं उतने डिक्लाइन के ऊपर है। पर ओरिजिन नहीं समझोगे तो डिक्लाइन नहीं समझ पाओगे, समझे नहीं समझ, है ना। ओरिजिन नहीं समझोगे तो डिक्लाइन नहीं समझ, इसके लिए ओरिजिन में पहले 1.5-2 घंटा लगाया हमने, डिक्लाइन में 1.5-2 घंटा लगाएंगे। तो आज थोड़ा उसका मोटे मोटे तौर के ऊपर एनालिसिस करते हैं और मंडे को निपटा देंगे इसको, फाइनली जान छूटेगी हमारी सर। देखिए कुछ टॉपिक बहुत लेंदी होंगे समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के डायमेंशन बहुत वास्ट होंगे। अब आप में से बहुत बच्चों को लगेगा कि सर इसमें हमने ज्यादा टाइम दे रहे हैं, पर इसमें क्वेश्चंस भी उतने वास्ट आ रहे हैं। कुछ टॉपिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, जैसे अर्ली मिडिवल इंडिया से आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछता ही नहीं है, पाल गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट की लड़ाइयों के बीच कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं आई। वहां से सीधा फ्यूडलिज्म बेस्ड, कल्चरल बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वही 6 डायमेंशन से क्वेश्चन आएंगे, उसमें पॉलिटिक्स आएगी नहीं ना, किसकी किसके साथ लड़ाई हो, बहुत रेयर केस में आपको आएगा। तो हम ट्रेंड पकड़ेंगे कि जिसमें ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं डायमेंशन, उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जहां पे कम आ रहा है, और वो क्या है कि वो स्पेसिफिक जोन है सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो उसके ऊपर आएंगे तो बाकी क्लास के अंदर चलेंगे, उसकी चिंता मत करिए सर, ठीक है। बट आप देखिए कि स्टेटमेंट कहां से आ रहा है ना। तो व्हीलर ने ये महाशय ने ये डाला था, और ये एनसीईआरटी वालों ने फिर ये जो नई एनसीईआरटी है ना अपनी, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसमें पैराग्राफ दिया है सर, है ना, कि पुरंदर करके भगवान इंद्र भगवान थे सर, उन्होंने हड़प्पा के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इवेंचुअली ये हड़प्पा का डिक्लाइन चला गया, और ये थियरी बहुत प्रोपोगेट की गई, सब मानते भी रहे। चलिए सर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द अल्टीमेट पार्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, दैट इज द डिक्लाइन थियरी सर, ठीक है। अब देखिए डिक्लाइन में 2-3 थियरीज चल जाती है आपके यहाँ पे सर, ठीक है। सो वी विल सी, एक तो आएगी ग्रेजुअल डिक्लाइन थियरी, मतलब धीरे धीरे करके डिक्लाइन चला, जो आज की तारीख में मानते हैं सर, ठीक है। प्रेजेंट डे वी आर ऑफ द कंक्लूजन दैट द हड़प्पन्स हैड अ डिक्लाइन इन अ ग्रेजुअल वे सर, अब क्लियर हो गया है सर। पहले जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, तो उसमें क्या था, सडन डिक्लाइन की थियरी। इवन आज की तारीख में भी है, इवन इन द प्रेजेंट डे आल्सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, वो भी कह रहे हैं कि नहीं 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 सर, है ना, अभी भी सडन डिक्लाइन थी, तो कुछ सपोर्ट करते हैं। अगर ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है तो एविडेंसेस क्या है, और सडन डिक्लाइन हो रहा है तो उसके एविडेंसेस क्या है। एविडेंसेस मतलब कुछ कुछ एविडेंसेस के ऊपर होगा, और हिस्ट्री में एक चीज बहुत आती है, वो क्या है, हाइपोथेसिस सर, है ना, बना दिया सर, ये मेरा मानना है, इसके कारण ये हुआ होगा सर, है ना, बस खत्म, हम मान लेते हैं सर, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। अगर ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रही है तो विल सी द कंटिन्यूएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर, जो मैं आपको मंडे को इसके ऊपर चर्चा करूंगा सर, ठीक है, क्योंकि इवन प्रेजेंट डे के ऊपर भी आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको एक बार प्रश्न पूछा था ना कि पुरानी सभ्यताओं में ग्रीस थी, इजिप्शियन थी, मेसोपोटामियन थी, वो सब सभ्यता लुप्त हो गई, पर हड़प्पा की संस्कृति के जो फीचर्स आज की तारीख में भारत में देखने को मिलते हैं, है ना, जीएस में पूछ दिया था फिर उसने, है ना। तो वही है, ज्योग्राफी प्लेड अ मेन रोल, इंस्टीट्यूशंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, वे ऑफ लाइफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पॉलिटिकल पैटर्नेज गिवन बाय द किंग्स, टॉलरेंस की विचार है ना, राजा काटा कुटी कम करा करते थे, तो बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है। चलिए सर, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि इंडस की थियरी के पीछे बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे। उसमें एक थियरी आपको दिखेगी, वो है सडन डिक्लाइन की थियरी, जहाँ पे काफी लोगों का मानना था कि भाई यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज हुआ होगा, या फ्लडिंग हो गया होगा, भूकंप आ गया होगा, कुछ बीमारी आ गई होगी। अब देखिए हमने स्केलेटन रिमेन्स को पढ़ा, तो किसी ने कहा कि मलेरिया इनको हुआ होगा, तो कुछ कोरोना वोरोना फैल गया होगा, महामारी सर, ठीक है। इसी में ही आर्यन इन्वेजन को कहा गया, और फिर लेटर पीरियड के अंदर जो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं वो है ग्रेजुअल डिक्लाइन, उसमें इकोनॉमिक डिक्लाइन का भी पॉइंट आ जाएगा, और इसी में ही इकोलॉजी भी आ जाएगा। इकोलॉजी का मतलब है बेसिकली कि किस तरह से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ रिसोर्सेज का।
और रिसोर्सेज का इम्बैलेंस मतलब ये है कि जहाँ पे लोग सस्टेन कर रहे थे, अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे बेस्ड ऑन द नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, वो धीरे 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 कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और फाइनली ये लोग डिक्लाइन चले जाते हैं सर, ठीक है। तो एक एक करके इनकी थियरी को हम लोग समझते हैं। ये तो हमने जीएस के अंदर भी देखने की कोशिश की थी कि भाई इनकी थियरी कैसे चलती है, मतलब इनका बेसिकली क्या डेवलपमेंट होता है। अब इसमें ना अलग अलग पॉइंट है सर। एक आता है शिफ्टिंग ऑफ रियर्स है ना, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। हेल्थ फैसिलिटी आप देखेंगे तो नेचुरली ये लोग कुछ ना कुछ तो हर्बिसाइड्स को या कुछ ना कुछ यूज करते होंगे, मतलब जो नेचुरली हर्ब्स अवेलेबल है। बाकी वी डू नॉट फाइंड एज सच हॉस्पिटल्स के एविडेंसेस तो कम मिलते हैं, क्योंकि अब तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में कोई रूम हॉस्पिटल के रूप में यूज करते हैं पता नहीं होगा सर, ठीक है। बट बुक में इनकी स्केलेटल स्टडीज को अभी किया है, तो उसमें लॉन्जेटिविटी की बात की गई है। आप उपिंदर सिंह को पढ़ोगे ना मैम को, तो उन्होंने लिखा है कि इनकी लॉन्जेटिविटी कितनी थी सर, है ना। तो स्केलेटल रिमेन्स के ऊपर अभी चर्चा हो रही है कि कितना एवरेज जीते होंगे। जैसे चैल्कोलिथिक पीरियड के अंदर आपको कम एज के अंदर विकेट चली जाती थी, यहाँ पे भी एवरेज वे ऑफ लाइफ एक हद से ज्यादा नहीं होगी सर, ठीक। इवन आप आजादी तक भी देखिए कि भारत के अंदर एवरेज वे ऑफ लाइफ कैसी रही है सर, ठीक है ना। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 40-50 तक आपको मिलती है, और उससे ज्यादा जीना भी क्या सर, है ना। फिर तो बुढ़ापे में तो और है ना, घुटने चले जाएंगे, हार्ट चला जाएगा, पंचर हो जाएगा सब कुछ। खैर, तो वी सी दैट वी फाइंड कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उसमें दो राय है। कुछ कुछ प्रकार की ये लोग ट्रीटमेंट करते होंगे, ऐसा भी नहीं है सर, ठीक है। एंड वी फाइंड कि कुछ कुछ जो नॉर्मल मेडिकेशंस थी वो हर्ब्स के थ्रू, उसके थ्रू नेचुरली अवेलेबल जो हर्ब्स थे उसके थ्रू किया गया होगा। बट उससे ज्यादा कोई बड़ी वो है ना कि सर्जिकल एविडेंसेस हमको नहीं मिलते हैं सर, ठीक है, समझे। तो गुप्ता पीरियड तक ज्यादा डेवलपमेंट आपको मिल जाएंगे सर। गेटिंग पॉइंट, ओके। ट्रांसप्लांटेशन फैसिलिटी वाज देयर, बोरिंग होल इन द cranium and studying the internal injury, ओके सर, है ना। एक पॉसिबिलिटी, ओके। डेंटिस्ट्री मतलब देखिए लिमिटेड एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड एविडेंसेस का मतलब हम कह सकते हैं कि वो है ना कि लार्ज स्केल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या लार्ज स्केल डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा, जो गुप्ता पीरियड तक या सुश्रुत ने लिखा है या चरक ने लिखा है सर, ठीक है। बट बेसिक सर्वाइवल के लिए इनको नॉलेज हुआ होगा थोड़ी बहुत। हम एनाटॉमिकल स्टडीज के बारे में लिख सकते हैं, जैसे इनके सील्स के अंदर ह्यूमन बेबी के बारे में पता चलता है सर, ठीक है ना। इनके सील्स के अंदर बर्थ, चाइल्ड बर्थ को दर्शाया गया है सर, है ना। तो बेसिक एनाटॉमिकल स्टडीज इनको पता होंगे। बट लॉन्जेटिविटी का प्रश्न तो फिर एक आएगा ही कि लॉन्जेटिविटी उतनी लॉन्ग टाइम की नहीं रही होगी सर, ठीक है। चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग इसकी डिक्लाइन के ऊपर चर्चा करें, और डिक्लाइन में एक फैक्टर ये भी आएगा सर, है ना, कि एक थियरी आई कि एनवायरमेंटल चेंज हो गया या नदियों के अंदर उफान आ जाता है, भूकंप आ गया होगा, बीमारी आ गई, आर्यन इन्वेजन। ये सब ज्यादातर बेसिकली ऐसी थियरी है जिसको बेसिकली हम लोग सडन डिक्लाइन के साथ जोड़ते हैं। सडन डिक्लाइन इसके लिए क्योंकि मूल तरह से ये रातों रात कुछ ऐसी घटनाएं हुई उसके कारण का पतन हो गया सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि सडन डिक्लाइन थियरी में 3-4 पॉइंट्स आए। और ये 3-4 पॉइंट्स क्यों आए, क्योंकि जब इनफैक्ट है ना 2600 या 1900 बीसी के बाद वाले पीरियड को जब एनालिसिस किया गया, तो वी कम टू नो अबाउट स्मॉल स्मॉल कल्चर्स कमिंग इनटू द पिक्चर। एंड वंस अगेन द ओरिजिनल हड़प्पन साइट्स व्हिच यूज्ड टू एग्जिस्ट उसको रातों रात किसी ने अबंडन कर दिया है। जैसे मोहनजोदड़ो को अबंडन कर दिया है, हड़प्पा को अबंडन कर दिया था। और वही मोहनजोदड़ो वाले विस्तार के अंदर या वही हड़प्पा वाले विस्तार के अंदर आपको छोटे छोटे कल्चर्स दिख जाएंगे, है ना। जैसे एक सिमेट्री एज कल्चर दिख जाएगा, या स्वात वाली कल्चर दिखेगा, गांधार कल्चर दिखेगा, जुकार जो सिंध के अंदर है उसमें छोटी साइट्स के अंदर लोग रह रहे हैं सर, ठीक है। एंड वी फाइंड कि गुजरात में आपके सेटलमेंट्स के बेसिस बहुत बढ़ेंगे, और ये वाले रीजन में, यमुना वाले रीजन के अंदर मिल जाएंगे सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ओरिजिनल साइट्स आपको यहाँ दिख रही थी सर, ठीक है, इन द अर्ली पीरियड। एंड बाय 1900 BC और 1800 BC वी सी द मेन एरिया ऑफ सेटलमेंट केम इनटू डिक्लाइन। And we'll find the concentration of the sites will be increasing over this region and over this region, राजस्थान से लेके रीजन के अंदर और गुजरात के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर, ठीक है। तो ये जो लेट हड़प्पन पीरियड है, ये लेट हड़प्पन पीरियड के साथ ही इसने कहा कि भाई ये सब जगह खाली हो गई, उसके पीछे का कारण ये है कि भूकंप आ गया होगा या फ्लडिंग आ गया होगा। इसमें एक थियरी ये भी आई कि भाई नदियों ने अपना प्रभाव बदल दिया होगा, या नदी का पानी सूख गया होगा सर। इसी के अंदर से आपकी फॉरेन इन्वेजन की थियरी आती है, और इकोलॉजी की पॉइंट आई। ये इकोलॉजी बेसिकली फिर उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन के अंदर कंसीडर किया गया, क्योंकि ये इकोलॉजिकल इंबैलेंस है वो धीरे धीरे होता है सर, ठीक है ना। अब इनके पीछे एविडेंसेस क्या है और क्यों ये थियरी गलत है, इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछते हैं, अलग से अलग पूछ सकते हैं। जैसे इस बार आपको इकोलॉजिकल डिक्लाइन का अलग से प्रश्न आया ना, अभी हमने देखा कि दे हैड आस्क्ड अबाउट द डिक्लाइन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रेदर देन फॉरेन इन्वेजन, है ना। तो ये अलग से भी आ सकता है, 20 मार्कर के अंदर पूछ दिया था सर, है ना, या ये 15 मार्क के अंदर पूछ दिया था कि भाई ये ग्रेजुअल डिक्लाइन की थियरी को बता दीजिए, है ना, ओवरऑल। तो दे कैन आस्क यू मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आपको आइडिया रहना चाहिए कि इसके पीछे तो एक एक थियरी को हम लोग देखेंगे और उसको पंचर भी करते रहेंगे सर, ठीक है। गेटिंग अपॉन ड्राइंग ऑफ रिवर्स भी ग्रेजुअल है, बट ओवरऑल उसको है ना सडन डिक्लाइन के साथ ज्यादा लिंक अप कर रहा है। तो मैं बताता हूं कि क्यों है सर, ठीक है। क्योंकि वो सडनली नदियां ड्राई हो जाती है। एक्चुअली होता यह है कि जो गगर हाकरा है ना, गगर हाकरा सूख गई। और वो क्यों सूख गई पता है, क्योंकि गगर हाकरा को पानी देता था सतलज, और पानी देती थी सतलज और यमुना। और कहते हैं कि भूकंप आ गया फटाक से, तो नदी यूं चल रही थी, तो भूकंप आने के कारण नदी ने प्रभाव बदल दिया, तो नदी कट मार के चली गई। तो सतलज जो है वो इंडस में चली गई, और यमुना जो है वो गंगा में चली गई, और गगर हाकरा यूं की यूं रह गई। बोले क्या हो गया, हाँ, एक यहाँ से पानी आता था, यहाँ से पानी आता था, और गगर हाकरा सूख गई। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं सडन डिक्लाइन। नदी ने प्रवाह बदला है, वो प्रवाह क्यों बदला है, वो सडनली बदला था। और कैसे बदला था, भूकंप के कारण बदला था, ठीक है। गेटिंग पॉइंट है। नदी नाराज हो गई, बोले नहीं होंगी तुम्हारे, तुमको सप्लाई नहीं दूंगी, आई एम गोइंग टू अदर रिवर, है ना। तो ओरिजिनली ऐसा कहते हैं कि सतलज वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गगर हाकरा एंड नॉट इंडस। बट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, रेकी हाइपोथेसिस दिखेगा आपको, फेयर सर्विस दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको स्कॉलर्स दिखेंगे सर, ठीक। तो धोखा हो जाता है। स्कैम 2021 है ना, तो ये स्कैम 1800 था। 2021 तो अभी आया ना, स्कैम 1992, ये स्कैम 1800 था सर, है ना, समझे। तो इसके लिए उसको सडन कहते हैं। और सडन नदी ने पानी अचानक ही बदल दिया था। क्यों अचानक बदला था, कि भूकंप आया था। भूकंप आया ना तो जमीन ऊंची हुई, तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, तो एक प्लेट यूं चली गई, एक प्लेट यूं चली गई, और आपकी जो रिवर की जो क्या कहते हैं कैचमेंट का जो बेसिन था उसका डायरेक्शन बदल गया, है ना। तो ये हाइपोथेसिस अभी मैं बताता हूं सर आपको सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट है। इसके लिए इसको सडन में डाले गए हैं, ये सब के सब सडन में। उसमें इकोलॉजी को छोड़ के जो थोड़े ग्रेजुअल के अंदर आता है, वो बाकी सारे सडन के अंदर कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। उसमें पहला आता है फ्लडिंग थियरी, और कहा गया है कि भाई इनका डिक्लाइन सडन हुआ है क्योंकि फ्लडिंग के कारण ये डूब गए। अब इसमें आगे सबके सब एक्सपर्ट सर आपके, उनमें मार्शल महाजय जैसे लोग भी थे और भी लोग थे, जिन्होंने कहा कि भाई साहब ये फ्लडिंग हुआ है। बोले कैसे, तो बोले आप सिटी को एक्सकेवेट करिए, एक्सकेवेट करोगे तो आपको बहुत सारे लेयर्स दिखेंगे। कि लेयर्स में आपको सिल्टेशन दिख रहा है, यू फाइंड सिल्टेशन। इनफैक्ट 30 फुट से लेके 80 फुट तक आपको यहाँ पे एक के एक लेयर दिख रहा है, यू कैन इमेजिन सर। वाटर लेवल इतना हाई गया था।
नॉर्मल केस के अंदर अगर पानी आता है, घर में पानी आता है तो आपने घुटने तक आता है या आपके यहाँ तक आएगा सर। अगर 2 मंजिले का घर होगा तो ऊपर के फ्लोर में चले जाओगे सर, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फुट, क्योंकि आपकी घर की ग्राउंड जो एक फ्लोर हाइट होती है 13 फीट की होती है ना, 6.5 फीट 7 फीट का दरवाजा, ऊपर 4-5 फीट ऊपर कर दिया, छत भर दी सर आपने। सो इट इज सेड कि जो फ्लडिंग थियरी है, ये फ्लडिंग थियरी को काफी लोगों ने कहा कि देखिए वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ द वाटर मार्क्स इन द टाउन। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन किया गया एंड वी सी दैट यहाँ पे फ्लडिंग एविडेंसेस बहुत मिल गए। नए घर जो थे वो पुराने घरों के ऊपर बनते थे। मतलब आज एक सेटलमेंट है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ हाउस ओवर हियर और फ्लड आ गया तो ऊपर सब कीचड़ और सिल्ट आ गया सर, है ना। तो ये घर दब गया, फिर इसके ऊपर एक और घर बना दिया किसी ने सर, ठीक है। फिर एक बार फिर से फ्लडिंग आ गया सर, है ना। फिर किसी ने एक और घर बना दिया, तो इस तरह से एविडेंसेस मिले। सो वी सी दैट ये जीएफ ड्रिल्स थे, इन्होंने कुछ 12 फीट का ड्रिल किया, तो 12 फीट के ड्रिल में उनको कुछ लेयर्स मिले, फिर और लेयर्स मिले, तो टोटल ये 7 लेयर्स निकाल के लेके आए। इन्हीं बेसिस के ऊपर से पता चलता है कि वाटर लेवल बहुत ऊपर चला गया था, सिल्ट डिपोजिशन बहुत बड़ी हो गई थी। और ये मोहनजोदड़ो वाले लोग बेचारे थक गए थे, क्योंकि हर बार फ्लड आता था, घर से भागते थे, जंगल में जाते थे, फिर पानी उतरता था, फिर नया घर बनाते थे, फिर फ्लड आता था, फिर उसके ऊपर नया घर बनाते थे सर, ठीक है। तो एक समय आया, फिर उनका यहाँ तक आ जाता, समझ में आया कि नहीं आया, बोले अब क्या यार, ये कब तक ये करते रहेंगे, है ना, कुछ काम ही नहीं है सर, ठीक है ना। तो होता है ना, सैचुरेशन आ गया, मतलब अब आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर, है ना। होता है ना कभी स्टेट में देखो, रिलेशनशिप के अंदर आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर, ओके आई वांट टू ब्रेक, ओके। तो इनके साथ भी ये हो गया सर, ठीक है, कि भाई देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग इन दिस पॉइंट समझे। ये क्या हर साल की मगजमारी, हर 2-3 साल में आ जाता है फ्लड, इतना सारा बढ़िया सेटलमेंट बनवाते हैं, फिर टूट जाता है, फिर बनाते हैं, ठीक है। तो वी सी दैट हड़प्पन्स ने मेहनत बहुत की थी, एक्चुअली बहुत मेहनती लोग थे सर, है ना। सीखे इनसे कुछ, सीखे इतिहास में। दे ट्राई टू बिल्ड द टाउन मेनी टाइम्स, जैसे वो आग लग गई थी, मैंने आपको बताया था, या लगवाई गई थी, पर फिर से रिबिल्ड हुआ सर, है ना, समझे नहीं समझे। फ्लड आया, फिर बनाया सर, है ना। आज की कोसी के प्लेन्स में होता है ना बिहार में, यस, कोसी रिवर के प्लेन्स में आपको दिखेगा। सो इन सब के बेसिस के ऊपर से वी सी दैट ये फ्लडिंग थियरी को काफी लोगों ने सपोर्ट किया। अब सवाल ये था कि ये फ्लड कैसे आया और ये फ्लड आने के पीछे के कारण क्या थे, क्योंकि नदी 80 फीट तक उफान में जा सकती है, ये बहुत रेयर केस में होगा, समझे नहीं समझे। तो बहुत रेयर, इतना पानी, वाटर लेवल हाई, मतलब देखोगे तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड कहता है, जहां वाटर लेवल अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। आप ब्रिज के नीचे जाओगे ना, यू गो टू ब्रिज, कोई भी पुल के नीचे चले, उसमें ना वाटर लेवल मार्किंग होती है, उसमें एमएसएल लिखा होगा, एमएफएल लिखा होगा, मैक्सिमम फ्लड, एचएफएल लिखा होगा, हाई फ्लड लेवल, है ना, कि 1988 में इतना तक पानी गया था, उसके ऊपर तक नहीं गया है। और जब जाता है तो पता चलता है कि रिकॉर्ड तोड़ा है सर, ठीक है ना। तो बहुत भारी चीज होती है सर, है ना। मैं एक्चुअली इरिगेशन के डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था और मैं कंट्रोल में बैठा था सचिवालय में, कोऑर्डिनेशन का काम था मेरे लिए। सो 2014-15 की बात है, 15 की बात है, और गुजरात में फ्लड था। तो मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस बाबू थे। हम खाली वाटर लेवल देखते थे पूरे गुजरात के, डिजास्टर मैनेजमेंट में था। तो जितने भी वाटर लेवल का डेटा आता था पूरे गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट से, तो उस टाइम पे सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में बहुत फ्लडिंग था, आनंदीबेन वाज द चीफ मिनिस्टर दैट टाइम। तो बाबू थे, वो मुझे खाली आंकड़ा देख के बताते कि बेटा ये गाँव डूब गया, क्योंकि मैं नया नया था। तो मुझे बता रहे थे कि ये गाँव डूब गया। मैं बोला सर कैसे डूब गया होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम थी हमारे पास, तो डेटा देख रहे थे कि देखो इतना फीट तक पानी गया था, इतने सेंटीमीटर, बारिश की सेंटीमीटर होती है, एमएम या सेंटीमीटर में नापते हैं, कि पिछले साल इतना एमएम पानी था, तो यहाँ पे डिजास्टर की सिचुएशन थी फ्लडिंग की, आज डबल पानी हो गया, ये डूब गया सर, है ना। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर में हम लोग कॉल करते थे, तहसीलदार, डीएम को, उसको इन्फॉर्म करते थे कि भाई हम एनडीआरएफ भेज रहे हैं। तो सरकार पीछे बहुत सारा कार्य करती रहती है, फ्लडिंग वडिंग का आप देखोगे ना, तो मल्टीपल ब्रेन्स वर वर्किंग एक्चुअली। और हम तो कमांड सेंटर में थे, तो वी वर गेटिंग इन, खाली डेटा ही था मेरे पास और कुछ नहीं था, बट डेटा के ऊपर से एनालिसिस लगवाते थे कि यहाँ डूब गया, यहाँ तात्कालिक, क्योंकि बारिश का डेटा मिल जाता था बेस्ड ऑन सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो जीआईएस और उसके आधारित। तो देन यूज्ड टू इन्फॉर्म द कंसर्न अथॉरिटी कि निकलो यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सर, ठीक है, कॉमन मैन को समझ में नहीं आता, सरकार बहुत काम करती है, और काम करने वाले लोग भी है सर, है ना। 48-48 घंटे, 72 घंटे की ड्यूटीज करते थे सर लोग, है ना, अभी भी करते हैं सर, है ना। चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कहानी क्या चलती है, वीसी एक तो फ्लडिंग की कहानी आपको दिखेगी। अब इतना सारा फ्लड आ नहीं सकता, 80 फीट तक पानी, मतलब है ना, एक आध साल होगा, पर कंटिन्यूसली इतना सारा पानी थोड़ी चल जाएगा, और हर साल सिटी को रीबिल्ड करना पड़े, ऐसा तो क्या था सर। तो इसमें ये फ्लडिंग को सपोर्ट करता है अर्थक्वेक। कहता है कि इतना हैवी फ्लड आया है, भारी फ्लडिंग आया है, उसके पीछे का कारण है भूकंप। हड़प्पा के या मोहनजोदड़ो की जो सिटीज है, दे आर लोकेटेड इन अ वेरी एक्टिव सिस्मिक जोन, है ना। आप ज्योग्राफी में जोन 1 2 3 4, 1 तो चला गया, 2 3 4 5 बचे अभी आज की तारीख। एंड वी सी दैट ये जोन 4 5 में आता है। इवन गुजरात भी देखोगे, कच्छ वाला रीजन जोन 4 5 के अंदर आ जाता है सर, है ना। वेरी एक्टिव सिस्मिक टेक्टोनिक एक्टिविटी चालू ही रहती है सर, है ना। तो भूकंप के कारण आपकी जो है बेसिकली लैंड अप हुई होगी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, और नदी का प्रवाह रुक गया होगा। सो एक्चुअली रेकी करके एक और आर्कियोलॉजिस्ट कम हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करने वाले जेंटलमैन थे, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया, इसके लिए रेकीज हाइपोथेसिस कहते हैं। वो कहते हैं कि माइट बी बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल एक्टिविटीज द प्लेट वुड हैव लाइक, उसका हाइट थोड़ा बढ़ गया होगा, ऊपर गया होगा, और पानी जो है वो फिर रोक गया होगा, और पानी रोकने के कारण पानी फैल गया, और फैला ऐसा तो पूरे सिटीज को उसने तहस नहस कर दिया, गेटिंग है ना। तो इधर फ्लड तो मार ही रहा था हर साल, और फ्लड हर साल आता था, ये लोग रिबिल्ड करते थे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि भूकंप के साथ फ्लड आ गया। समझ में आ रहा है, मतलब ड्यूअल इफेक्ट है ना, यहाँ से मारा, यहाँ से मारा। डबल रिप्रेशन करके एक शब्द यूज होता है कभी कभी, यार कोई भी मेरे को, है ना, जाके चला जाता है। भारत की बैंक भी इसके लिए बॉम्ब करती रहती है सर, है ना। बोले एक साइड के ऊपर आपको सीआरआर एसएलआर के नाम की परेशानी होती है, दूसरी साइड के ऊपर हमको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करवाते हो, तीसरी साइड के ऊपर आरबीआई कुछ फटकार लगवाती है कि आपने ये रूल फॉलो नहीं किया, तो हम करे तो करेगा सर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी सर, है ना। तो वो कहते हैं कि ये 30 फुट 80 फुट तक के हमको फ्लडिंग के वाटर लेवल के मार्क्स मिले, ये नॉर्मली मिल नहीं सकते, ये नॉर्मली नहीं होते, इतना ऊपर तक पानी जा ही नहीं सकता सर। पानी ऊपर तक गया, उसके पीछे भूकंप कारण है, और वो इसके लिए तत्कालिक डिक्लाइन में गए। फ्लड पहले भी आया था, जीएफ डेल्स ने कहा कि फ्लड पहले भी आया था सर, है ना, मैंने बताया ना, 7 लेयर्स पहले भी मिल गए हैं, बट ये अलग वाला था क्योंकि ये सडन डिक्लाइन में चला गया। एक ऐसी चीज हुई जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ही हाई चला गया, और ग्राउंड लेवल हाई चलने के कारण जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें पानी रुक गया, और पानी को तो पता है जगह चाहिए, है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, बहुत खतरनाक एंटिटी है सर पानी, है ना। वो गाना था पानी पानी हो गया सर, ठीक है। तो हड़प्पा वाले बेचारे पानी पानी हो गया सर, बादशाह वाला खेल हो गया उनके साथ। सो वी सी दैट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज वी फाइंड कि अचानक से ही वाटर लेवल समुद्र में जा नहीं पाया, और वहां से ही हमको पता चलता है कि पानी शहरों के अंदर घुस गया, और शहरों के अंदर घुसने के कारण वी कम टू नो अबाउट इनका डिक्लाइन हुआ सर, ठीक है। इनफैक्ट ये अर्थक्वेक थियरी जो रेकी ने दी है, इसमें इन्होंने कोस्टल एरियाज का भी स्टडी किया सर, ठीक है।
मैं सबको सुनता हूँ सर, है ना, मैं सामान्य इंसान हूँ सर, है ना, आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू, है ना, और आजकल चल भी रहे हैं बहुत सारे रील्स के अंदर, तो कहीं से फॉरवर्ड किया था, बोला गजब गाना है सर, ठीक है चलिए लेट मी कम बैक, है ना, तो फिर मुझे फिर मैं पहली बार गाना सुना वो पानी पानी हो गया, मैं बोला ये तो खड़ा डिक्लाइन थियरी आ गई, क्योंकि एक ही चीज था, अब तो क्या हिस्ट्री के साथ ही जोड़ते हैं, चलिए सर ठीक। तो यू सी दैट रेखी ने कहा, सुनिए मेरी बात सर ठीक है, वी सी दैट यहाँ पे सुक्ता जंडो और सुक्ता को बालाकोट हमने देखे थे, ये सब कोस्टल एरियाज थे। आज की तारीख में ये सब एरिया समुद्र से थोड़े 15-20-25 किलोमीटर अंदर की, जैसे लोथल भी हो गया है सर ठीक। तो उन्होंने कहा कि इनिशियली ये कोस्टल एरियाज थे, बट ये कोस्टल एरियाज की जगह ये थोड़े अंदर की तरफ आ गए, उसके पीछे का कारण है कि जमीन अंदर की तरफ ढल गई थी, समझ में आया आपको ठीक है। एक्चुअली आप देखिए कि पानी रुकता क्यों है, सारी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए सर ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग सर, द सिचुएशन इज सच दैट कि नदी यूं आ रही है सर, ज्यादातर टाउन्स यहाँ पे थे, अब आपका पानी का फ्लो इस साइड पे था, ढाल इस साइड के ऊपर था, द कोर्स ऑफ फ्लो वाज सच दैट कि यहाँ पे आपको स्लोप मिल रहा था, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ स्लोप। अब यहाँ से आपका क्या हुआ, लैंड अपलिफ्ट हो गई सर, समझे, लैंड अपलिफ्ट हो गई तो पानी जो है वो पीछे चला गया, गेड़ी में पड़ना है समझे। तो जो कोस्टल एरियाज यहाँ पे हुआ करते थे, सुक्ता जंडो, सुक्ता को, बालाकोट, वो भी अंदर की तरफ चले गए सर, है ना, पूरी की पूरी प्लेट जो है वो यूं ऊपर की तरफ हो गई सर, है ना, पहले यूं थी वो यूं चली गई। तो रिवर्स हो जाने के कारण जो समुद्र के विस्तार थे वो भी 15-20 किलोमीटर अंदर चले गए। और इसको रेकीज ने यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस के अंदर बताया कि देखिए ये अर्थक्वेक ही था जिसके कारण ये जो कोस्टल टाउन्स जो पहले हुआ करते थे आज वो समुद्र से 15-20-25 किलोमीटर अंदर की तरफ चले गए। So the earthquake had led to the upliftment of land on the sea coast and the interior areas. There will be tectonic upliftment. This led to the disruption of life ultimately. और फ्लड आ गया क्योंकि पानी तो हर साल आता ही था। समझ में आया कि नहीं आपको सर ठीक? गेटिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल चीज है ना, भूकंप आता है, आप इसको 3D के अंदर कंसीडर करिए, देखिए आप समझिए कि ये आपका फ्लो है सर, है ना, यूं फ्लो चल रहा है सर ठीक है, एक जगह के ऊपर, है ना, दिस इज योर फ्लो ओके ऑफ वाटर, यहाँ पे सब टाउन है सर, और पानी यूं जा रहा है, एवरी ईयर द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओके, यहाँ पे मोन्जोदड़ो है, यहाँ पे सुक्ता जंडो सुक्ता को, ये सब है सर ठीक है। अब भूकंप आया, भूकंप आने के कारण क्या हुआ, जमीन ऊपर हो गई, जमीन ऊपर हो गई, पानी आगे चल नहीं पाया, तो पानी ने क्या किया, यहाँ पे फ्लडिंग कर दिया सब जगह के ऊपर, आजू बाजू में फैल गया सर, क्योंकि पानी अपना रास्ता करता है सर ठीक है। दूसरे ये जितने भी सिटीज थे जो कोस्टल एरिया पे थे आज की तारीख में थोड़े इंटीरियर साइड में आ गए, क्योंकि प्लेट अपलिफ्ट हुई ना, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या हो गया कि वो इंटीरियर साइड की तरफ आ गए, है ना, तो एक प्लेट वो क्या है, सबमर्ज होती है, एक कन्वर्जेंस एंड सबमर्जन जोन आपने पढ़े होंगे ना, ज्योग्राफी पढ़ा कि नहीं पढ़ा ठीक है। तो मोटे तौर के ऊपर हमको पता चल रहा है कि रेकी का हाइपोथेसिस जो था उसमें ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी को उन्होंने ज्यादा फोकस कर दिया सर, समझे। अब सवाल ये था कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप गमे या कोई भी सिचुएशन में आप लैंड ऊपर हो भी गई होगी, मैं तो कहता हूँ सर ठीक है ना, कि फ्लो जो है वो पानी का आपने रोकने की कोशिश की, पानी अपना रास्ता करता है, और पानी एक ऐसी एंटिटी है जो बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के निकलता है, यह तो एक भूकंप का एक लैंड प्रेशर था, समझे नहीं। आपने वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म नाम की चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो रेकी की थियरी पंचर इसके लिए हो जाती है कि रेकी साहब कहते हैं कि पानी रास्ता नहीं कर पाए, बट पानी अपना रास्ता खुद चूज करता है ना, तुम उसको कभी कैद नहीं कर पाओगे। मैं तो हम इंजीनियरिंग में था ना, तो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के टीचर थे हाइड्रोलिक्स के, वो बताते थे कि आप खतरनाक चीज के सामने खड़े हो, वो फिलोसफिकल बातें भी करते थे कभी, तो हमको तब समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंट करते थे लैब के अंदर कहीं चले गए डैम साइड के ऊपर, बोले क्या मास्टर क्या करा रहे हैं सर, है ना, तो कभी वो बातें करते, फिर पता चला कि भैया खतरनाक चीज क्यों है, ये किसी को नहीं सुनता है, आप कभी कैद नहीं कर पाते हो सर ठीक है। बड़े से बड़े डैम बना दो वो तोड़ देगा, बोले चलो मैं अपना रास्ता करूंगा ना, मेरी मर्जी, समझे नहीं समझे, कहीं मत। सो व्हाट डू वी सी, द रेकीज हाइपोथेसिस हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म तो आपको पहले मिल ही जाते हैं, इनफैक्ट पानी का वॉल्यूम इतना हाई था वो आराम से तोड़ देगा, आप बोले हो ना प्लेट टेक्टोनिक ऊपर हो गया, पर तो भी पानी कूद के चला जाएगा सर, वो पहाड़ों को तोड़ के गया है, तुम्हारे पे भूकंप का। दूसरा ये है कि आपको जो सिल्ट दिख रहा है मोन्जोदड़ो में, आपने कहा ना जीएफ डेल्स ने कहा कि वी गॉट 7 फॉर्म्स ऑफ लेयर, और उसमें सिल्ट डिपोजिशन बहुत बड़ी मात्रा में दिखा, ये सिल्ट वाज नॉट ड्यू टू फ्लड, इट वाज ड्यू टू वेदरिंग, समझ में आ रहा है, वेदरिंग का मतलब क्या है, हवा आती थी, हवा से वो मट्टी के सब चीजें भी उड़ती रहती थी, डेजर्ट का एरिया है सिंध के आजू बाजू में, देखिए इस साइड में सर ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो है विंड फोर्सेस भी ज्यादा कार्य करती है सर, है ना, तो आपने वेदर बेस्ड लैंडफॉर्म भी सुने होंगे कुछ कुछ आपने सर ठीक है ना, कि भाई ये विंड बेस्ड लैंडफॉर्म सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये जो पूरी कहानी उसको रेकी ने जो बताया था वो गलत कर दिया, और इनफैक्ट रेकी की हाइपोथेसिस इसके लिए गलत होती है क्योंकि ये थियरी लागू होगी खाली और खाली मोन्जोदड़ो या इंडस वाले एरिया में, बाकी सारे एरिया का क्या करोगे। तो आप जिसे सडन डिक्लाइन कह रहे हो वो तो था ही नहीं सर ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो सच्चाई क्या थी, तो इसमें दूसरे हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट एलैम्ब्रिक, इन्होंने अपना रास्ता दिया, कहते हैं कि नदी ने अपना प्रभाव बदला था, कैसे बदला था, कहाँ पे बदला था, उसको अग्रवाल साहब आगे कंटिन्यू करेंगे, अग्रवाल एंड सूद जो कहते हैं ड्राइंग ऑफ द घग्गर रिवर, तो उसको मंडे पड़ेंगे सर ठीक है। आज यहाँ पे निपटाते हैं, होपफुली आपको एक हाइपोथेसिस समझ में आया, इसमें अलग अलग हर एक के ऊपर आधा घंटा चल, मैं 2 घंटा लगता है इसमें, हर एक के ऊपर आधा घंटा डिस्कस करेंगे, 2 घंटा हो जाएगा, आधा घंटा हमने एक थियरी को देखा, समझे। मंडे को इसको खत्म कर देंगे सर, मंडे को विल बी एबल टू कंप्लीट इट आउट ओके, मंडे को मैं डाउट्स भी लूंगा सर ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आई नो दैट ओके, एंड मोस्ट वेलकम है सर ठीक है। थैंक यू वेरी मच विनी, आप कहाँ पे थे, ऑफलाइन में कहाँ पे थे सर, है ना, यू आर इन माय एकेडमी या कहीं और थे, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, यस यस, पीडीएफ आज अपलोड कर देता हूँ सर, है ना, पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ सर ठीक है, होपफुली समझ में आ गया ना आपको, होपफुली आपको समझ में आ गया, यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स। देखिए अलग से क्वेश्चन आते हैं सर, है ना, नहीं आज करूंगा, नहीं मंडे को करता हूँ सर, मंडे को पीडीएफ भी अपलोड, मतलब आज पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, मंडे को आपके आंसर्स भी लूंगा, क्योंकि मंडे को है ना डिक्लाइन के बाद हम कुछ नया नहीं करेंगे सर, मंडे को खाली डिक्लाइन करेंगे, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे, हम लोग वो चेक भी करेंगे सर थोड़े बहुत, एंड विल आल्सो नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स ओके। तो मंडे को हमने डाउट्स भी लेने हैं थोड़े बहुत, वो भी कवर कर देंगे, और थोड़ा आंसर इवैल्यूएशन वाला काम भी कर देंगे सर ठीक है। नहीं इसमें ये 2-3 क्वेश्चन है ना, देख लीजिएगा, अगर लिखना है तो ये है ना आपका क्या कहते हैं फ्लडिंग का डिक्लाइन थियरी सर ठीक है, उसको आप कर दीजिएगा सर ठीक है। तो आज निपटाते हैं, आज ये एक्चुअली थोड़ा मंथ एंड है, तो आई एम लिटिल बिट इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस थिंग, तो इसलिए एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, वरना 15-20 मिनट ज़्यादा भी बैठ पाता, है ना। तो आज पूरा पढ़ लो इसको डिक्लाइन थियरी को, मंडे को फिर से आधे घंटे 1 घंटे में डिक्लाइन को खत्म करेंगे, डाउट्स ले लेंगे, आंसर इवैल्यूएशन कर लेंगे, और ट्यूसडे को विल स्टार्ट विद मेगालिथिक, है ना, ट्यूसडे को मेगालिथिक से शुरू कर देंगे, और ट्यूसडे को मेगालिथिक निपटा भी देंगे, क्योंकि मेगालिथिक से प्रश्न कम आए हैं, है ना, उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं आयरन एज के कल्चर के ऊपर, बरियर्स के ऊपर, दैट्स इट।
तो उसमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत डायमेंशन है, क्योंकि लंबा चला ना, देखिए कुछ पीरियड ऐसे होंगे हिस्ट्री में जो बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे, और वो मगजमारी ये करके गए कि लिटरेचर छोड़ा नहीं है सर, ठीक है, तो इसके लिए इतनी सारी लंबी कहानी चलती है। इसमें तो भी एक टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक है ना, आपको क्वेश्चन लिखना है तो लिखिएगा कि डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, समझे आप लोग, ठीक है ना। ये चलिए ये क्वेश्चन लिखना है आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन, समझे आप लोग, ये आपका मॉक क्वेश्चन है मंडे के लिए सर, ठीक है। अरे भाई केसरी साहब, एक क्लास मैंने आपको पढ़ाया था ना सर, ठीक है, कि द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, अभी तो पूरा भी देखिए तो सही, सब जगह पे ज्योग्राफी आएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे बिना ज्योग्राफी की हिस्ट्री को समझना। तो बच्चे बेचारे हिस्ट्री को लिखते हैं कि सर इवेंट्स की स्टडी, इवेंट स्टोरी है सर, ये सब इवेंट स्टोरी है, दिस आर एक्चुअली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जिसके बेसिस के ऊपर हिस्ट्री को हम लोग समझते हैं। चलिए सर, ठीक है, तो एक प्रश्न है, ये मॉक है, ये इसको हम लोग मॉक के रूप में रखेंगे, एंड इसका ओपन सॉल्यूशन हम लोग क्लास में करेंगे, क्योंकि आप जितने भी पॉइंट्स बताओगे 5-10 बच्चे बताएंगे तो उसमें तो पूरा आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं कंटेंट स्लाइड्स में नहीं डालूंगा, वो आपके लिए है सर, और यहाँ ओपन एंडेड डिस्कशन करेंगे, तो बाकी सारे ब्लैंक पेज में लिखते रहिएगा जिनको पॉइंट्स लिखने हैं सर, ठीक है। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आज तो वो मॉर्निंग का तो क्रैश कोर्स है मेरा, फिर कल छुट्टी है हमारी, एंड फिर मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है ना। तो अब 5 डेज अ वीक करेंगे, चिंता मत करें, मुझे पता है कि हैवी सब्जेक्ट है और इसमें रिवीजन करने की भी आवश्यकता है। जीएस क्या है कि उसमें समझना जरूरी है, इसमें तो पढ़ना भी है, लिखना भी है बहुत सारा, तो 2 दिन प्रैक्टिस करिए, इसको रिवाइज कर दीजिए। आज इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी अपलोड कर देता हूं मैं कंपाइलेशन के अंदर सर, ठीक है। आगे की स्लाइड्स भी आपको मिल जाएगी डिक्लाइन के अंदर सर, ठीक है। हाँ, कल मंडे को हम इवैल्यूएशन करेंगे, मंडे को इवैल्यूएशन मैंने बताया 2 चीज करेंगे, देखिए मंडे को विल टेक अ ब्रेक, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, काजी भी मंडे को विल, मंडे का हमारा वही होगा, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, उसके बाद आंसर राइटिंग के टिप्स दूंगा मैं आपको, उसका फॉर्मेट वॉर्मेट और कीवर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन है हमारा। तीसरा इसके अंदर से हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर अदर डाउट्स, आपके जो भी होंगे ना सर, वो सब कुछ हम लोग करेंगे सर, ठीक है। साइंस एंड टेक वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर से कवर कर देंगे सर, ठीक है। यही 3 चीज करेंगे, ओके, नथिंग न्यू, ओके। ट्यूसडे से विल स्टार्ट विद मेगालिथिक, ओके, तो आप पढ़ लीजिएगा उसको, स्लाइड्स ज़्यादा अपलोड कर देंगे, आज पूरा हो जाएगा सर, ठीक है ना, क्योंकि आज सैटरडे के शाम के बाद मैं फ्री हूँ, मतलब पूरा दिन लेक्चर्स रहता है कंटिन्यू में, और फिर इसके लिए पढ़ाई भी करते हैं, ये वो आगे पीछे होता रहता है सर, ठीक है ना। नहीं हो जाएगा, पूरा हो जाएगा सर, है ना। पढ़ो यार, आप उपेंद्र सिंह को पढ़िए, उसमें ये हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से उपेंद्र सिंह ने सर, ठीक है, और बाकी सोर्सेज में भी दिए, बट उपेंद्र सिंह मैम ने अच्छे से कवर किया है सर, ठीक है। तो आपको एक पता चला ना, अभी तो ऐसे अलग अलग थियरीज है। देखिए जीएस के अंदर क्या होता है कि खाली इसको ही पढ़ते हैं कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, अर्थक्वेक हुआ होगा, ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो अर्थक्वेक को इसके साथ लिंक अप करते हैं और फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई कहाँ वीकनेस रह गई थी। फर्क यही है सर, है ना। जीएस में एक खाली अप्रोच होता है कि ऐसा हुआ होगा, ऑप्शनल में होगी क्यों हुआ होगा, कुछ हमको इसके पीछे एविडेंसेस मिल रहे हैं तो क्या मिल रहा है और उसमें कहाँ पे वीकनेसेस है, तो बहुत डेप्थ में जाते हैं। जीएस एक स्टेप में निपटा देते हैं। चलिए सर, ठीक है ना, केसरी जीआरएफ वाले सर, है ना। चलिए विशाल, आप हिस्ट्री ऑप्शन लेने का प्लान करो, हाँ, तो क्लासेस अटेंड करो। देखिए विशाल, 2 चीजें होगी बेटा, पहली चीज ये होगी कि आपको बहुत सारा मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज मिलेगा, दिस विल बी यूजफुल ओवरऑल इन द इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा होगा कि इफ यू कीप ऑन अटेंडिंग एवरी सब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली आपका खुद का सब्जेक्ट फिर कमजोर ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखिएगा, समझे नहीं समझे, है ना। तैयारी की तैयारी मत करिएगा सर, है ना। भारत में क्या है, यूपीएससी को लेके तैयारी करनी है, उसकी भी लोग तैयारी करते हैं, तो पहले 3-4 साल इसमें निकलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ पे ज्वाइन करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है सर, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट 4-4-5 टीचर से पढ़े, तो पहले तैयारी करने की तैयारी करते हैं सर, ठीक है, एंड देन दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तब तक तो उनकी एनर्जी जोश सब कुछ चला गया होता है, फिर बड़ा डर हो जाएगा। चलिए सर, बाय बाय, प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड सब लोग को, है ना। पढ़िए थोड़ा, ये वीकेंड को रिवाइज करिए सर, पूरा ये निपटा दीजिएगा। देखो इंडस वाली सिविलाइजेशन का एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, स्टोन एज का एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे सर, ठीक है। अब खाली साइड्स का रिवीजन करना हो तो लास्ट में कर लेंगे मैपिंग के अंदर सर। पुश योरसेल्फ, है ना, स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली हम लोग बिल्डअप करेंगे, ओके। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात हो जाएगा, ये सिविलाइजेशन रातों रात नहीं बनेगी, तो पढ़ना कैसे रातों रात होगा। और 4-5 साल का सिलेबस, ऑलमोस्ट 4.5 साल का सिलेबस इन्होंने डाला हुआ है बीए करके ऑनर्स लेवल का, तो 6 महीने तो लगेंगे ना कंप्लीट करते करते। चलिए सर, ठीक है, बाय बाय।